वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सबको आवाज़ आ रही होगी। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट और हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से सेटल हो जाइए और पेन और डायरी लेकर बैठिए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सेशन में आपको क्वेरी रहती है तो आप उसको नोट कर पाएँ। सो हम अगले 1 मिनट के बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से आप पेपर पेन लेकर बैठिए। थैंक यू सो मच। या वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। इफ़ यस, प्लीज़ एक बार मुझे चैट पर कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। वेरी नाइस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आज का सेशन है हमारा मोटर इंश्योरेंस के ऊपर, कि हम मोटर इंश्योरेंस के अंदर किस तरीके से पॉलिसीज़ के लिए बेनिफिट, मतलब कोटेशंस वगैरह निकाल सकते हैं। कस्टमर को इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि आपकी गाड़ी की कोटेशन क्या है, कितना प्रीमियम आपका आएगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वेबिनार के अंदर सीखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। और इसके बाद आपको जैसा कि पता है कि हम सेशन के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, वो हम डिस्कस नहीं करते। जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम एक एक करके अपने पॉइंट्स, अपने डिस्कशन कर सकते हैं कि आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस सेशन से रिलेटेड, आपका कोई भी क्वेरी है, तो आप एक एक करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। राइट। सो एक बार मुझे लास्ट कंफर्म कर दीजिए, क्या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स, आप स्टार्ट लिखिए, जिससे कि मैं आपको समझ पाऊँ कि आप स्टार्ट करने के लिए हम कर सकते हैं इसको। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार एंड सीखते हैं मोटर इंश्योरेंस के बारे में, कि मोटर इंश्योरेंस में क्या, किस तरीके से हमें कस्टमर को कोटेशंस वगैरह सारी चीज़ें निकाल कर देनी होती हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर पॉलिसीज वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि मोटर इंश्योरेंस के अंदर देखो, इंडस्ट्री के अंदर कितने भी तरीके की मोटर्स हो, कितने भी तरीके की आपकी मोटर इंश्योरेंस, मोटर मतलब कि गाड़ियां हो, तो या टू व्हीलर हो सकती है, थ्री व्हीलर हो सकती है, उन सभी का इंश्योरेंस हम अपने पोर्टल पर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार। जैसे कि आपको दिख रहा है कि कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ मोटर इंश्योरेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस की। तो यहाँ पर आपको सीखने की जरूरत है कि मोटर इंश्योरेंस के टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम अपने पॉलिसीज को करते हैं, तो इसके अंदर किस किस तरीके की मोटर इंश्योरेंस हम यहाँ पर कर सकते हैं अपने पोर्टल पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल से। अब अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट व्हीकल की, तो प्राइवेट व्हीकल होता क्या है? प्राइवेट व्हीकल का मतलब होता है कि जैसे मैं, आप या हमारे जैसे लोग जो अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी गाड़ी को, अपने टू व्हीलर को, थ्री व्हीलर को या फोर व्हीलर को यूज करते हैं, चलाते हैं। ठीक है। मतलब कि हमने कोई कमर्शियल यूज नहीं किया हुआ, तो हमने प्राइवेट यूज, अगर हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए उस गाड़ी को यूज कर रहा हूँ, तो उसमें हम उसको बोलते हैं प्राइवेट व्हीकल। ठीक है। इसमें हमारा टू व्हीलर इंश्योरेंस हो सकता है। इसमें टू व्हीलर के अंदर आप बाइक का इंश्योरेंस, चाहे वो आपका स्कूटी का हो, चाहे वो स्कूटर का हो, इन सभी का इंश्योरेंस आ सकता है आपके टू व्हीलर इंश्योरेंस के अंदर। थ्री व्हीलर के अंदर आपको पता है, थ्री व्हीलर इंश्योरेंस के अंदर आपका ऑटो रिक्शाज वगैरह ये हो सकती हैं। एंड फोर व्हीलर के अंदर जो कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए गाड़ियां चलाते हैं, जैसे कि हो सकता है वैगनर है, स्विफ्ट है, डिजायर है। ठीक है। तो इस तरीके के जो मॉडल्स होते हैं जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए चलाते हैं, वो गाड़ियां हमारी फोर व्हीलर प्राइवेट व्हीकल के अंदर आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल की। अब कमर्शियल व्हीकल क्या होती है? कमर्शियल व्हीकल के अंदर आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि पैसेंजर कैरिंग व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है पैसेंजर कैरिंग व्हीकल, मतलब इसको हम बोलते हैं PCV। जैसे कि आप कैपिटल पे देख पा रहे होंगे,
इसको हम बोलते हैं पैसेंजर कैरिंग व्हीकल, पीसीवी। मतलब जो गाड़ियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर किसी भी पर्सन को बैठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा ऑटो रिक्शा है, वो भी आपका पैसेंजर कैरिंग व्हीकल पीसीवी के अंदर आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बस की बात करें तो बस भी आपका इसी के अंदर आएगा। ओला उबर की गाड़ियां हैं या फिर कोई भी ट्रेवल एजेंसी की कमर्शियल गाड़ियां हैं तो वो भी पीसीवी के अंदर आएगा। इससे रिलेटेड जो भी पैसेंजर से रिलेटेड आपकी कोई भी व्हीकल है जहां पर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रही है, तो वो सारी व्हीकल्स आपकी कमर्शियल व्हीकल के अंदर आती है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे गुड्स कैरिंग व्हीकल की। गुड्स कैरिंग व्हीकल का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा व्हीकल जिस व्हीकल के अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी पर्सन को ट्रेवल के लिए नहीं ले जा सकते, मतलब कि सामान को ले जाया जाता है जिस व्हीकल के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई ऐसी कोई ऐसी कंपनी है या फिर कोई ऐसी शॉप है जिसके पास मटेरियल ट्रेवल होता है। मतलब कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए घर घर की टाइलें हैं, ठीक है। अब कोई शॉपकीपर है वो टाइल्स सेल करता है, ठीक है, टाइलों का बिजनेस करता है। तो उन टाइलों के बिजनेस के अंदर अगर वो अपने सामान को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचा रहा है तो वो जो व्हीकल है उस व्हीकल को हम बोलेंगे गुड्स कैरिंग व्हीकल, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर पिकअप हो सकता है, ट्रक हो सकता है, या फिर और भी जैसे अब छोटा हाथी बोलते हैं इसको। तो और जितने भी व्हीकल हैं जिसके अंदर गुड्स को रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो सारे आपके गुड्स कैरिंग व्हीकल के अंदर आता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीसीवी, मतलब कि गुड्स कैरिंग व्हीकल, ठीक है। सो ये जीसीवी के अंदर आता है। इसको पिकअप ट्रक या इस तरीके के जो भी व्हीकल होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अदर्स की। अदर्स के अंदर हो गया आपका ट्रैक्टर, एम्बुलेंस, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। मतलब कि अगर आपका ट्रैक्टर है, जैसे कि है ना एग्रीकल्चर ट्रैक्टर होता है या दूसरे तरीके का ट्रैक्टर होता है, ठीक है। तो आपका चाहे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है चाहे दूसरे तरीके का ट्रैक्टर है, कमर्शियल यूज में यूज हो रहा है, तो वो भी आपका इसके अंदर कमर्शियल व्हीकल के अंदर आएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से एम्बुलेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गया, आपका ट्रक हो गया, या फिर ट्रक तो ऊपर भी आ गया गुड्स कैरिंग में। जैसे कि इसके अंदर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर, तो यही सब आती है। आई थिंक इसमें कंप्लीट हो जाता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी व्हीकल आएगी तो वो कमर्शियल में आएगी अगर वो कमर्शियल यूज में होती है। अगर वो प्राइवेट यूज में हो रही है तो वो प्राइवेट व्हीकल के अंदर आती है, ठीक है। सो ये मेनली टाइप होते हैं इंश्योरेंस के, कि हम इस टाइप के इंश्योरेंस को यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स एक सेकेंड का वेट कीजिएगा, एक सेकेंड। यस, सॉरी। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। अब मान लीजिए ऐसा होता है, आपने समझ लिया कि टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस क्या होता है। अब आपको मान लीजिए पता लग जाए कि कस्टमर ने आपने किसी कस्टमर से बात किया, आपने बताया कि भाई मैं मोटर इंश्योरेंस का बिजनेस भी करता हूँ, मोटर इंश्योरेंस भी करता हूँ। तो कस्टमर क्या बोलेगा, ठीक है जी मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस है या मेरे बाइक की इंश्योरेंस है, तो आप इसको रिन्यू कर दीजिए, ठीक है। तो अब रिन्यूअल के लिए आपको क्या करना है, आपको कस्टमर से कुछ डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि आपको उसको कोटेशन प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आप लिखा हुआ है कोटेशन। कोटेशन का मतलब है आपको उसको बताना है कि कितना प्रीमियम है और उस प्रीमियम के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर उसकी पॉलिसी कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जब कस्टमर आपको बोले कि भाई ठीक है मेरी पॉलिसी आप कर दीजिए या मेरे को प्रीमियम कंफर्म कर दीजिए कितना प्रीमियम आएगा, तो आपको क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर से कौन कौन सी डिटेल्स हमें लेनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कस्टमर से लेंगे आरसी कॉपी, ठीक है। इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं या कुछ जगह पे इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आरसी कॉपी लेनी होती है। इसके बाद हमें लेनी होती है प्रीवियस ईयर पॉलिसी, मतलब कि प्रीवियस पॉलिसी कॉपी लिखा हुआ है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं प्रीवियस ईयर पॉलिसी। जो पुराने साल की पॉलिसी है जो खत्म होने वाली है या फिर ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो वो हमें कस्टमर से लेनी होती है, प्रीवियस पॉलिसी कॉपी। एंड देन इसके बाद हमें एक कस्टमर से पूछना होता है कि आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया, करंट ईयर के अंदर कस्टमर ने क्लेम लिया है नहीं लिया। क्योंकि देखो अगर मान लीजिए किसी ने 2020 में पॉलिसी कराई होगी और अब उसकी पॉलिसी 2021 में खत्म हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं आज की डेट ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो आज की डेट में उसकी पॉलिसी अगर खत्म हो रही है तो पिछले एक साल के अंदर उसने क्लेम लिया है या नहीं लिया, तो वो कस्टमर बता सकता है, पॉलिसी के ऊपर या कहीं पर भी वो मेंशन नहीं होता।
तो इसलिए हमें कस्टमर से कोटेशन निकालते हुए इन तीन चीजों की डिटेल्स कस्टमर से लेनी होती है। पहली चीज आरसी कॉपी, दूसरी चीज प्रीवियस पॉलिसी कॉपी, ठीक है, मतलब पुराने साल की पॉलिसी जो खत्म होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तीसरी चीज उसका क्लेम का स्टेटस, कि भाई आपने क्लेम लिया या नहीं लिया। अब नॉर्मली मैंने देखा है आप में से काफी सारे एडवाइजर्स, अभी तो ठीक है समझ आ गया, बट कल को फिर दोबारा आप मिस्टेक कर देते हो, गलतियां कर देते हो छोटी सी, कि कस्टमर से क्लेम स्टेटस नहीं पूछते, जो कि कल को बहुत बड़ी गलती हो सकती है, आपका जो प्रीमियम है बहुत ज्यादा डिफरेंस कर सकता है, ठीक है। तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है और तीन चीजें हमें कस्टमर से लेनी है। दो डॉक्यूमेंट लेने हैं और एक कंफर्म करना है कि क्लेम स्टेटस क्या है, क्लेम लिया है या नहीं लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, अब सबसे पहले हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले डिटेल्स ली थी आरसी, तो आरसी के अंदर क्या क्या डिटेल्स हमें चेक करनी होती है कोटेशन निकालते हुए। तो हमें आरसी के अंदर क्या क्या डिटेल्स चेक करनी है। सबसे पहले आरसी के अंदर हमें देखना है गाड़ी का नंबर, मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे हम बोलते हैं। अब गाड़ी का नंबर हो सकता है कुछ इस तरीके से, आप देखोगे इस फॉर्म में होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है DL01AB1234, ठीक है। सो यहाँ पर आप जो भी गाड़ी का नंबर देखोगे तो वो इसी फॉर्मेट में होता है, इसी तरीके से आपको सारी गाड़ी का नंबर यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। आपको गाड़ी के नंबर की जरूरत है, वो मैं बताऊंगा कैसे कहाँ पर यूज होना है, बट आपको क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो समझ लेते हैं। इसके बाद आपको देखने की जरूरत है कि आपके रजिस्ट्रेशन ईयर क्या है, मतलब कि जो गाड़ी आपने परचेज करी है या कस्टमर ने परचेज करी थी, वो कौन से साल में परचेज करी थी, कौन से ईयर में परचेज करी थी। हो सकता है 2017, 18, 19, 20, या हो सकता है 2010 में परचेज करी हो। तो वो भी हमें डिटेल्स देखनी होती है वहां से, वो भी सारा चेक करना होता है, ठीक है। इसके बाद हमें देखना होता है मेक, मतलब कि मेरी गाड़ी जो है वो कौन सी कंपनी से बनाई गई है, ठीक है। हो सकता है मारुति से हो सकता है ऑडी से हो सकता है यहाँ पर हुंडई से हो सकता है होंडा से हो। तो जो भी कंपनी ने उसको कंपनी ने बनाया है उस गाड़ी को, तो वो कंपनी का नाम यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, उसका मेक देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मॉडल की, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए डिजायर दिखाया, अब यहाँ पर हो सकता है वैगनार हो, स्विफ्ट हो, क्रेटा हो, ठीक है। तो जो भी आपका मॉडल है वो हमें आरसी से मिल जाने वाला है, आरसी के अंदर इसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें चेक करना है वेरिएंट की, जो गाड़ी है हमारा उसका वेरिएंट क्या है। अब वेरिएंट में आपने सुना होगा कि VXI होता है, LXI होता है, VDI होता है, ZDI होता है, तो इस तरीके से बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है। तो हमें ये हमारे को आरसी से मिल जाएगा। अब आपने नॉर्मली ये भी सुना होगा कि भाई मेरा टॉप मॉडल है, मेरा सबसे बेस मॉडल है, तो वो जो बेस मॉडल और टॉप मॉडल बोला जाता है वो कहीं ना कहीं वेरिएंट से रिलेट होता है, ठीक है। तो आपको वेरिएंट भी देखना होता है आरसी के ऊपर कि कस्टमर की गाड़ी का वेरिएंट क्या है, और यहाँ पर हमें पॉलिसी का जो कोटेशन निकालते हैं उस टाइम पर ये आपको देखना पड़ता है, आपको वहां पर डिटेल्स डालनी पड़ती है, राइट। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर फ्यूल टाइप की। फ्यूल टाइप मतलब कि जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ठीक है, एलपीजी है। तो जो भी फ्यूल टाइप है वो हमें चेक करना होता है और इसकी डिटेल हमें अपने पोर्टल पर डालनी होती है कोटेशन के टाइम पे, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जिसको हम आरटीओ बोलते हैं, कि आपको देखना पड़ेगा कि आरटीओ क्या है मेरी गाड़ी का, ठीक है। तो जो नंबर होता है स्टार्टिंग में गाड़ी का, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है DL01, तो आपका आरटीओ भी इसी से रिप्रेजेंट करता है, DL01 या DL02, DL03, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका आरटीओ ऑफिस कौन सा है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा आरटीओ ऑफिस कौन से लोकेशन का है, ठीक है। तो हमें आरटीओ का भी देखना होता है, वो हम कैसे देख सकते हैं, वो मेरे को गाड़ी के जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स हैं उससे पता लग जाएगा कि मेरी गाड़ी का आरटीओ क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है DL01, तो यहाँ पर DL01 का मतलब है कि आपका यहाँ पर DL01 एक आरटीओ हो गया। DL02, DL03, तो आप कैसे देखेंगे, अगर मान लीजिए आपकी यूपी की गाड़ी है तो UP14 है, ठीक है, UP14 है, तो UP14 की गाड़ी के लिए आपको यहाँ पर यूज करना है आरटीओ में UP14, ठीक है। वो पोर्टल की ट्रेनिंग होगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें आरटीओ में ऑप्शन डालना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने चेक कर लिया कि यार हमने आरसी लिया था, आरसी के अंदर कौन कौन सी डिटेल देखनी होती है वो सारी हमने यहाँ पर लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है 1 2 डिटेल्स और भी हो, बट मेनली जो डिटेल्स चाहिए होती है वो हमें ये 7 डिटेल तो चाहिए ही होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर प्रीवियस पॉलिसी की। जब हमने मान लीजिए प्रीवियस ईयर की पॉलिसी कस्टमर से लिया, तो उस पॉलिसी के अंदर हमें क्या क्या डिटेल्स की जरूरत होती है। अभी मैंने बताया था कि आपको कोटेशन निकालनी है, तो सेकंड जो चीज होती है हमें प्रीवियस पॉलिसी चाहिए। अब प्रीवियस पॉलिसी चाहिए तो फिर मेरे को कौन कौन सी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी डिटेल्स की जरूरत होती है कस्टमर को,
कोटेशन देने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉलिसी का टाइप क्या है। जैसे हम पुरानी पॉलिसी लेते हैं कस्टमर से, तो पॉलिसी हो सकता है पैकेज पॉलिसी हो, थर्ड पार्टी पॉलिसी हो, बंडल पॉलिसी हो। तो आपको देखना है कि पुरानी पॉलिसी आपकी पैकेज है, थर्ड पार्टी है या बंडल है। ठीक है, तो वो कैसे देखेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये होता क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो हमें देखना होता है इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू, कि भाई आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी 5 लाख की गाड़ी है तो इस साल हम कितने की वैल्यू उसके अंदर लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10% लेस करेंगे, बट इसकी कैलकुलेशन भी समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम आईडीवी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखनी होती है, यहाँ पर हमें समझना होता है कि हमारा क्लेम का स्टेटस क्या है। क्लेम लिया है तो हमें क्या करना है, अगर क्लेम नहीं लिया तो हम कस्टमर को एनसीबी देते हैं एज पर द करंट पॉलिसी। एनसीबी का मतलब होता है नो क्लेम बोनस। ठीक है, कस्टमर को हम नो क्लेम बोनस डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, और ये भी हमें कस्टमर को प्रीवियस पॉलिसी से देखकर एक बार बताना पड़ता है कि भाई आपकी पुरानी पॉलिसी में एनसीबी ये था, आपने क्लेम नहीं लिया, तो इस बार आपको जो डिस्काउंट मिलेगा, आपको जो बोनस मिलने वाला है वो इतना मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम सीखेंगे एक एक करके। फाइनली हम देखेंगे पॉलिसी के अंदर कौन कौन से एड ऑन कस्टमर ने ले रखे हैं। अब मान लीजिए कस्टमर से आपने पुरानी पॉलिसी लिया, और पुरानी पॉलिसी ने कस्टमर ने कुछ एड ऑन ले रखे हैं। हो सकता है इंजन कवर लिया है, हो सकता है की रिप्लेसमेंट लिया है, हो सकता है टायर कवर लिया। तो ये जो सारे कवर्स होते हैं, ये सारे कवर्स आपको देखने होते हैं कि कस्टमर ने पुरानी पॉलिसी के अंदर कौन कौन से कवर लिए हुए हैं। ठीक है, सो फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं कि पॉलिसी एक्सपायर कब हो रही है, पॉलिसी की एक्सपायरी डेट क्या है, या तो हो चुकी होगी, या फिर पॉलिसी एक्सपायरी डेट अभी 2 दिन 4 दिन 10 दिन में, या फिर 1 महीने बाद होने वाली होगी। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको एवरी टाइम, हर टाइम आपको देखना पड़ेगा जब भी हम किसी भी कस्टमर के लिए कोटेशन निकालते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम एक एक करके कि पैकेज पॉलिसी, थर्ड पार्टी एंड बंडल पॉलिसी क्या होता है। सो फाइनली हम यहाँ पर जाएंगे पॉलिसी टाइप के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बात करनी है पॉलिसी टाइप की। तो पैकेज पॉलिसी क्या होता है, पैकेज पॉलिसी का मतलब होता है 1 ईयर ओडी और 1 ईयर टीपी। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको टेक्निकल लगेगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ। ओडी का मतलब होता है ओन डैमेज, एंड टीपी का मतलब होता है थर्ड पार्टी। देखो ओडी को समझते हैं पहले, ओडी क्या होता है। ऑडी का मतलब गाड़ी, ऑडी वाली गाड़ी नहीं है ये ऑडी का मतलब है ऑन डैमेज। ऑन डैमेज का मतलब, अगर मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर परचेज करता हूँ किसी शोरूम से, और मेरी गाड़ी के अंदर कोई नुकसान हो जाता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो आग लग जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है, और उसका मैं अपना क्लेम लेने के लिए कंपनी के पास जाता हूँ, तो उसको हम ओडी बोलते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी कहीं पर रोड पर चला रहा हूँ, और रोड पर चलाते चलाते मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, मैं अपनी गाड़ी का क्लेम ले सकता हूँ। उसको हम बोलते हैं ऑन डैमेज, मतलब कि मेरी गाड़ी का नुकसान अगर होता है तो मैं उसका क्लेम जाके कंपनी से ले सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं 1 ईयर ओडी, 1 साल का मैंने अपनी गाड़ी का नुकसान लिया, प्लस यहाँ पर मैंने लिया 1 साल का थर्ड पार्टी। अभी मैं इसी को समझा रहा हूँ ऊपर वाले पॉइंट को। तो 1 ईयर टीपी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ, और रोड पर गाड़ी चलाते हुए अगर मेरी गाड़ी से किसी अननोन पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को अगर नुकसान पहुंच जाए, ठीक है, हो सकता है उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, हो सकता है कि भाई मैंने किसी की गाड़ी में टक्कर मार दिया, हो सकता है मैंने किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी की बिल्डिंग में जाके टक्कर मार दिया। तो अगर कुछ इस तरीके का लॉस होता है, तो कंपनी आपको क्या कहती है कि आपने अगर अपनी गाड़ी से किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाया, तो यहाँ पर कंपनी आपको क्लेम देती है। इसको हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं। अब इंडिया के अंदर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि यार पुलिस वालों से बचना है तो मेरे को पॉलिसी करानी है। ठीक है, ये लोग नॉर्मली यूज करते हैं कि यार पुलिस वालों से बचने के लिए पॉलिसी करानी है, तो कस्टमर को कौन सी पॉलिसी कराने की जरूरत होती है, थर्ड पार्टी पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी की जेब में कोई भी पैसा नहीं जाता। ये जो थर्ड पार्टी होता है, ये एक डिसाइडेड रेट होता है जो कि गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड करती है कि भाई आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी से किसी अननोन पर्सन को नुकसान हो जाए, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसका पैसा कौन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी से होने वाला नुकसान किसी दूसरे व्यक्ति का। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ऑन ऑन डैमेज क्या होता है, ऑन डैमेज का मतलब है मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, या फिर मेरी गाड़ी के अंदर कोई चीज गिर जाती है, पेड़ गिर गया, बिल्डिंग गिर गई, तो मेरी गाड़ी के ऊपर जो भी नुकसान हो रहा है, ठीक है, या चोरी हो गई, तो मेरी गाड़ी के ऊपर जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई, उसका जो रिस्क है उसका मैं क्लेम जो है कंपनी से ले सकता हूँ। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं ऑन डैमेज। ऑन डैमेज मतलब मेरी गाड़ी का नुकसान, और थर्ड पार्टी मतलब मेरी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन का नुकसान होता है तो उसका क्लेम भी कंपनी से मिल जाता है, राइट। सो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं पैकेज पॉलिसी, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम है जो कि लोग नॉर्मली यूज करते हैं, फर्स्ट पार्टी पॉलिसी, या फिर तीसरा नाम इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। देखो चीज एक ही है, 1 साल का ओडी और 1 साल का टीपी, मतलब कि मेरी गाड़ी का 1 साल का लॉस, 1 साल का नुकसान, और मेरी गाड़ी से होने वाला अगर सामने किसी को नुकसान हो जाता है उसका भी 1 साल का पॉलिसी मैं यहाँ पर कंबाइन करके लूंगा, तो इसको हम बोलेंगे पैकेज पॉलिसी, या फिर फर्स्ट पार्टी पॉलिसी, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सामने वाला पर्सन भी कोई पर्सन पैकेज बोलता है, कोई पर्सन फर्स्ट पार्टी पॉलिसी बोलता है, और कोई पर्सन आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोलते हुए भी मिलेगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या पैकेज पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं। टाइप नंबर 2 होता है पॉलिसी का जिसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी मैंने आपको बता दिया कि कस्टमर कह रहा है भाई मेरे को अपनी गाड़ी के नुकसान से मतलब नहीं है, अब होता है हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों से बचना है तो मेरे को पॉलिसी का थर्ड पार्टी पॉलिसी कराना जरूरी है। अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर कहेगा ठीक है जी मेरी थर्ड पार्टी पॉलिसी कर दो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, थर्ड पार्टी पॉलिसी के अंदर जब भी आप पॉलिसी करोगे तो सारी कंपनी आपको कमीशन नहीं देती, क्योंकि रीजन क्या है मैंने आपको अभी बताया था कि गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी का प्रीमियम होता है वो कंपनी का प्रीमियम नहीं है, वो कंपनी अपने बिहाफ पे, सॉरी गवर्नमेंट आप कंपनी के बिहाफ पे पॉलिसी का प्रीमियम लेती है और गवर्नमेंट के पास चला जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि कस्टमर से कंपनी प्रीमियम ले लेती है और वो प्रीमियम कंपनी से गवर्नमेंट को चला जाता है, ठीक है। क्योंकि जो भी फंड इकट्ठा होता है, जो भी पैसा इकट्ठा होता है, और थर्ड पार्टी के क्लेम जो भी आते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा आपको पे किए जाते हैं, ठीक है। सो थर्ड पार्टी का क्लेम आपको यहाँ पर सारी कंपनियां कमीशन नहीं देती, सबसे मेन चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है अगर हम थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैकेज पॉलिसी और बंडल पॉलिसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट टाइप नंबर 3 की जिसको हम बोलते हैं बंडल पॉलिसी। अब 2019 के बाद एक नया कंसेप्ट आया, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि यार देखो आज की डेट में लोग नए शोरूम से जब गाड़ी लेते हैं तो 1 साल का ऑन डैमेज और 1 साल का थर्ड पार्टी तो लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पॉलिसी थर्ड पार्टी पॉलिसी रिन्यू ही नहीं कराते, ठीक है। उनको परवाह ही नहीं है कि भाई मेरी गाड़ी से किसी को नुकसान हो जाए तो उसका क्लेम कौन देगा। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला कि जब भी आप नई गाड़ी शोरूम से परचेज करेंगे तो आपको 1 साल का ऑन डैमेज लेना पड़ेगा और मिनिमम 3 साल का थर्ड पार्टी लेना पड़ेगा अगर आप 4 व्हीलर ले रहे हो। अब आज की डेट में आप किसी भी शोरूम में जाए और पता कीजिए मेरे को 4 व्हीलर पॉलिसी, सॉरी 4 व्हीलर इंश्योरेंस चाहिए, सॉरी 4 व्हीलर कार चाहिए, सॉरी सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप किसी भी शोरूम में जाते हो और आप बोलते हो कि भाई मेरे को 4 व्हीलर चाहिए, ठीक है, गाड़ी चाहिए, और उसके बाद आप बोलते हो कि भाई मेरे को पॉलिसी चाहिए, तो पॉलिसी के अंदर वो आपको बोलेगा कि भाई आपको 1 साल का ऑन डैमेज वाली पॉलिसी चाहिए, 3 साल का टीपी पॉलिसी चाहिए, या फिर 3 साल का ओडी और 3 साल का टीपी वाली पॉलिसी चाहिए। इसको हम बोलते हैं 1+3 या फिर 3+3। 1 साल का ओडी, 3 साल का टीपी, या फिर 3 साल का ओडी और 3 साल का टीपी। अगर 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर के केस में 3 साल का टीपी आज की डेट में मैंडेटरी हो गया अगर आप शोरूम से नई गाड़ी निकलवाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बंडल पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम 2 व्हीलर पॉलिसी, 2 व्हीलर व्हीकल परचेज करते हैं, 2 व्हीलर की मान लीजिए बाइक परचेज करते हैं, तो उस केस में आपको 1 साल का ऑन डैमेज और 5 साल का टीपी लेना मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब कि 1+5 की पॉलिसी या फिर 5+5 की पॉलिसी, 5 साल का आपका खुद की गाड़ी का नुकसान भी मिल जाता है जिसके अंदर, और 3-5 साल का इसके अंदर टीपी मिल जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि गाड़ी अगर परचेज कर रहे हैं, 4 व्हीलर ले रहे हैं, तो 1+3 पॉलिसी मिलेगी या फिर 3+3 पॉलिसी मिलेगी। और अगर मैं 2 व्हीलर की परचेज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1+5 हो सकता है या फिर 5+5 हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारी ये पॉलिसी काम करती है। पैकेज पॉलिसी क्या होता है, फर्स्ट पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या होता है, बंडल पॉलिसी क्या होता है। सो फ्रेंड्स ये पॉलिसी के टाइप होते हैं जो कि आपको हमेशा यूज करने हैं, और जो ये फंडामेंटल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रक है, बस है, ट्रैक्टर है, कुछ भी है, तो आपको ये सारे वर्डिंग्स आपको याद रखने हैं क्योंकि यही चीजें बार बार यूज होने वाली हैं, ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं आईडीवी की। अब हमने बात करी थी यार, यहाँ पर आपने देखा होगा कि पैकेज पॉलिसी, थर्ड पार्टी, बंडल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू की। आईडीवी क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
देखो आईडीवी का मतलब होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, मतलब कि अगर आज की डेट में मैं कोई गाड़ी नई शोरूम से परचेज करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या है, और अगर अगर मैं हर साल पॉलिसी रिन्यू कराता हूँ तो मेरी वैल्यू किस तरीके से माइनस की जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको आईडीवी का मतलब मैंने आपको बताया इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अगर मेरी गाड़ी में आग लग जाए, चोरी हो जाए, पूरी डैमेज हो जाए तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू मेरी क्या रहने वाली है। ठीक है, सो अगर मान के चलते हैं अगर कोई पर्सन है जो कि नई गाड़ी परचेज कर रहा है, न्यू कार परचेज कर रहा है, एक्स शोरूम प्राइस उसका हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं 10 लाख रुपए। ठीक है, अब एग्जांपल किसी ने 2018 में 10 लाख रुपए की एक गाड़ी परचेज करी, और कंपनी से जब हम नई गाड़ी परचेज करते हैं तो उसके ऊपर 5% का डेप्रिसिएशन लग जाता है। मतलब कि आपकी गाड़ी की अगर पॉलिसी होगी पहली बार जब हम शोरूम से गाड़ी लेने जाएंगे तो आपकी गाड़ी की जो वैल्यू लगाई जाएगी इंश्योरेंस में वो लगाई जाएगी 9,50,000, 5% डेप्रिशिएट करने के बाद। अब यहाँ पर मैंने समझाने के लिए 10 लाख बोला है, अब हो सकता है मेरी गाड़ी 5,50,000 की हो, ठीक है, हो सकता है मेरी गाड़ी 7 लाख रुपए की हो, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा 5% डेप्रिशिएट किया जाएगा और उसके बाद मेरे को आईडीवी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं अब ये पॉलिसी 1 साल मैंने चलाई, 1 साल चलाने के बाद अब ये मेरे को पॉलिसी अगले साल रिन्यू करानी है, दोबारा करानी है, तो मैं सेकेंड ईयर पे जो पॉलिसी रिन्यू कराने जाऊंगा 2019 में, तो यहाँ पर मेरा आईडीवी क्या होगा, 9,50,000। लेकिन अब मैं रिन्यू करा रहा हूँ तो मेरे को कंपनी 10% का इस पर डेप्रिसिएशन लगा देगी, इसका जो वैल्यू होगी 10% कम हो जाएगी, 95,000 इसमें लेस कर देंगे, तो ये बनेगी 8,55,000, 8,55,000 मेरी इस साल की आईडीवी कैलकुलेट करके आ जाएगी। ठीक है, आईडीवी का मतलब मैंने बताया था कि भाई मेरी गाड़ी है, मैंने 10 लाख की परचेज करी, कल को आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, कोई फुल डैमेज हो जाता है उस गाड़ी का, तो मेरे को 8,55,000 से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, अगर मैं तीसरे साल की बात करूं, तो मैं थर्ड ईयर पे जब पॉलिसी रिन्यू कराऊंगा तो मेरे को दोबारा से 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा और मेरा डेप्रिसिएशन लेस होगा 85,500, एंड देन फाइनल मेरा आईडीवी होगा 7,69,500। मतलब लगभग कि अगर मैं कैलकुलेट करूं 7,70,000 का अप्रोक्सीमेटली मेरा आईडीवी होगा। और अगर मेरे को कोई डैमेज हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है मेरी गाड़ी को, तो मेरे को 7,70,000 से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, अगर मेरी पॉलिसी अगले साल रिन्यू हो रही है तो फोर्थ ईयर में अगेन मेरे को 10% डेप्रिशिएट होगा। इसके बाद फाइनली डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद मेरी पॉलिसी हो जाएगी 6,92,550 की। मतलब कि अब अगर हम देखें कि पहले साल मेरे को 5% का डेप्रिसिएशन लगा था जब मैंने शोरूम से परचेज करी थी, उसके बाद एवरी ईयर हर साल मेरे को 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। मतलब कि हर साल मेरे को यहाँ पर 10% की वैल्यू मेरी कम होती चली जा रही है, मेरी गाड़ी की वैल्यू कम होती चली जा रही है। सो ये कैलकुलेशन होती है आईडीवी की, इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू। जब हम शोरूम से खरीदते हैं तो 5%, और जब हम शोरूम के बाद जब भी रिन्यू करते हैं तो 10% हम उसकी वैल्यू में डेप्रिशिएट करते हैं, माइनस करते हैं। राइट, तो आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 10 की बजाय हमने ज्यादा कर दिया, 12% कर दिया, 8% कर दिया, तो क्या होगा। देखो होगा उसमें कुछ नहीं, हो सकता है आपने आईडीवी कम ज्यादा करके कस्टमर को दे दिया, बट कल को अगर उसकी गाड़ी आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो जो कंपनी क्या करती है, कंपनी इसी फॉर्मेट से आपकी आईडीवी कैलकुलेट करती है। आपकी पॉलिसी में अगर आईडीवी ज्यादा मेंशन की हुई है तो कंपनी क्या कहेगी, आपने आईडीवी कैलकुलेट गलत की है, तो हम आपको इतना क्लेम नहीं देंगे, आपका क्लेम इतना बनता है आईडीवी की कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको इंडस्ट्री का रूल फॉलो करना है कि इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली हम 10% फॉलो करते हैं, मतलब कि हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। ठीक है, नई गाड़ी पे 5% लगाते हैं, उसके बाद जब भी हम करेंगे तो 10% का यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अब चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे वो थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, ट्रक है, बस है, ट्रैक्टर है, कुछ भी है, तो आपका जो आईडीवी का रूल है वो इसी तरीके से कैलकुलेशन होने वाली है। तो आज जो आप सीख रहे हो वो सारे फंडामेंटल है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी पॉलिसी है इसी तरीके से कैलकुलेशन होने वाली है। राइट, इसके बाद हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि आपको क्लेम स्टेटस पूछना है। अगर क्लेम लिया हुआ है कस्टमर ने तो उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता, तो हम बात करेंगे अभी। एंड आपको सीखना है एनसीबी के बारे में, नो क्लेम बोनस के बारे में, कि इसका नो क्लेम बोनस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो अब हम बात कर रहे हैं नो क्लेम बोनस की। अब नो क्लेम बोनस के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम समझते हैं नो क्लेम बोनस का मतलब। नो क्लेम बोनस अगर हम इसको अलग अलग पढ़े नो क्लेम बोनस को, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है
नो क्लेम, मतलब अगर मैं क्लेम नहीं लेता तो मुझे बोनस मिल जाता है। ठीक है, अभी बोनस कैसे मिलता है इसको समझ लेते हैं। अगर मैं नई गाड़ी परचेज कर रहा हूँ तो मेरे को नो क्लेम बोनस या कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या? क्योंकि मैंने गाड़ी अभी चलाई नहीं, गाड़ी मैंने परचेज नहीं करी, तो पहले साल अगर मैं शोरूम से गाड़ी परचेज करता हूँ तो मेरे को नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट वगैरह जीरो मिलता है, मतलब उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरे को नहीं मिलता। ठीक है, अब एक साल मैंने गाड़ी चलाई, नई गाड़ी से मैंने परचेज किया था, एक साल तक मैंने कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो यहाँ लिखा हुआ है नो क्लेम, फर्स्ट ईयर मेरा आ जाता है। तो क्लेम अगर मैं नहीं लेता और फर्स्ट ईयर पे अगर मैं अपनी पॉलिसी रिन्यू कराने चला जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा? नो क्लेम बोनस मिलेगा, 20% का डिस्काउंट। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मेरी नई गाड़ी का प्रीमियम 10,000 था तो मेरे को डिस्काउंट नहीं मिला, तो 10,000 की बजाय 10,000 पे करना पड़ा। ठीक है, बट अगर मेरा प्रीमियम यहाँ पर सेकेंड ईयर भी मान लेते हैं 10,000 था, तो मेरे को अब 10,000 पे नहीं करना, मेरे को अब 8,000 पे करना है, 20% डिस्काउंट यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर 0% है और यहाँ पर 20% है, तो यहाँ पर अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो आपके ऊपर सीधा सीधा 20% का डिस्काउंट कस्टमर को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैंने फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक गाड़ी चलाई और यहाँ पर भी मैंने क्लेम नहीं लिया, उसके बाद मेरे को जो डिस्काउंट मिलेगा 25% मिलेगा। सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर तक मैंने क्लेम नहीं लिया, यहाँ पर भी अगर मैं क्लेम नहीं ले रहा तो 35% डिस्काउंट होगा। तीसरे साल से लेकर चौथे साल तक अगर मैं क्लेम नहीं लेता तो 45% होगा। फोर्थ ईयर से फिफ्थ ईयर क्लेम नहीं लेता तो 50% होगा। अब फिफ्थ ईयर से अगर सिक्स्थ ईयर भी क्लेम नहीं होता तो भी मेरा डिस्काउंट 50 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का रूल है, यहाँ पर इंडस्ट्री का रूल है कि आपका जो एनसीबी है, मैक्सिमम एनसीबी आपको यहाँ पर 50% मिलेगा, इससे ज्यादा डिस्काउंट आप यहाँ पर नहीं ले सकते। ठीक है, सो आपका जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो क्या है कि जब मैं पॉलिसी ले रहा हूँ तो 0%, देन 20, फिर 25, 35, 45, 50 एंड देन 50। मतलब कि मेरी अगर इसके बाद क्लेम नहीं आएगा तो भी मेरा 50-50-50 चलता रहेगा, इससे ज्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। ठीक है, सो ये सिनेरियो 1 था जिसमें हम क्लेम नहीं ले रहे और मेरा एनसीबी इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, सिनेरियो नंबर 2 है, अगर मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से देखूं, अगर मेरा क्लेम आ जाता है तो क्या होगा? पहली चीज क्या है, न्यू कार, मतलब कि जब मैं गाड़ी परचेज कर रहा हूँ तो 0% था। अब मैंने एक साल से 0 ईयर से लेकर एक साल तक पॉलिसी चलाई, तो सॉरी गाड़ी चलाई और क्लेम नहीं लिया, तो मेरा हो गया 20%। मतलब कि मेरे को जो डिस्काउंट मिल रहा है 20% मिल रहा है। फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक फिर दोबारा मैंने क्लेम नहीं लिया, तो इसके बाद मेरा यहाँ पर होगा 25%, मतलब कि मेरे को 25% डिस्काउंट मिलेगा सेकेंड ईयर पे। ठीक है, एंड सेकेंड ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक अगर मैंने क्लेम नहीं लिया तो मेरा यहाँ पर होगा 35% डिस्काउंट, 35% का डिस्काउंट मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है मेरे को यहाँ पर जरूरत पड़ जाए थर्ड ईयर पे क्लेम लेने की, तो जब मैं थर्ड ईयर पे क्लेम लूंगा और अगले साल अपनी पॉलिसी रिन्यू कराऊंगा तो आप देखोगे आपका जो क्लेम होगा, आपका जो डिस्काउंट होगा वो 45 बढ़ने की बजाय आपका डिस्काउंट हो जाएगा 0%। मतलब अगर मैं क्लेम लेता हूं तो कंपनी आपको जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट करके 0% कर देती है। ठीक है, अब अगेन अगर मैं दोबारा से क्लेम नहीं लेता तो मेरा यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद आप जो हमारा फॉर्मेट था, जो हमारा सीक्वेंस था, ठीक है, 0 के बाद 20, 25, 35, 45, 50, तो इसी तरीके से हमारा क्लेम, हमारा एनसीबी बढ़ता रहेगा। मतलब मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ, अगर मान लीजिए मैं क्लेम नहीं लेता तो मेरे को ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है, पहले 0, 20, 25, 35, 45, 50। अगर मैं क्लेम नहीं लेता, ठीक है, अगर मैं क्लेम ले लेता हूं तो उसके बाद मेरी पॉलिसी में अगले साल एनसीबी डिस्काउंट कितना होगा? 0%। क्लेम लेने पर 0 हो जाएगा, क्लेम ना लेने पर मेरा इस तरीके से बढ़ता रहेगा और मैक्सिमम 50% तक एनसीबी जाएगा। इतना ही सिंपल रूल है, इतना ही समझना है आपको कि जब भी करंट ईयर पे क्लेम लेंगे तो अगले साल की पॉलिसी में आपको नो क्लेम बोनस 0 मिलेगा। ठीक है, और अगर क्लेम नहीं लेंगे तो इस सीक्वेंस में बढ़ेगा 0, 20, 25, 35, 45, 50 और मैक्सिमम जो होगा 50 होगा। चाहे पॉलिसी 10 साल भी चल गई, 20 साल भी चल गई, तो उसके बाद आपका 50% से ज्यादा एनसीबी नहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने अभी दो कंसेप्ट सीखे, आईडीवी का, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का, नो क्लेम बोनस का। अब यहाँ पर बात आती है कि एड ऑन क्या क्या होते हैं, एड ऑन कवर कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एड ऑन कवर के बेनिफिट्स के बारे में कि एड ऑन कवर क्या क्या होते हैं।
सो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ जीरो डेप्रिसिएशन मतलब कि इसको हम बोलते हैं बम्पर टू बम्पर कवर। ये एक इस तरीके से एड ऑन कवर है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई भी चीज परचेज करता हूँ और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा चीजें उसके अंदर ऐड कराना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बेनिफिट आता है, एड ऑन कवर आता है, जिसको हम बोलते हैं जीरो डेप्रिसिएशन और बम्पर टू बम्पर। अगर अगर मैं बात करूं बम्पर टू बम्पर का मतलब है मेरी गाड़ी का बम्पर आगे से लेकर पीछे वाले बम्पर तक मेरे जितने भी पार्ट्स हैं गाड़ी के अंदर वो सारे के सारे कंपनी कवर करती है, और इसमें मेरे को 100% क्लेम मिलता है। अगर मान लीजिए किसी ने जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी ली है और उसकी गाड़ी का गेट टूट जाता है या उसकी गाड़ी का कोई पार्ट टूट जाता है, बम्पर टूट जाता है, तो कंपनी क्या करेगी, आपको 100% क्लेम देगी उस पर्टिकुलर पार्ट्स का। मैं बार बार बोल रहा हूँ पार्ट्स का, उस पर्टिकुलर पार्ट्स का आपको 100% क्लेम मिल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया हुआ तो क्या होगा, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि सारे सारे लोग जीरो डेप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है। सो अगर किसी ने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया होगा और उसकी गाड़ी का अगर दरवाजा टूट जाता है एग्जाम्पल, तो उसमें अगर 10,000 का खर्चा आया तो लगभग 50% कंपनी देगी और लगभग 50% कस्टमर पे करेगा। जीरो डेप्रिसिएशन ना लेने का नुकसान क्या होता है कि 50-50 के आसपास का पेमेंट आपको करना पड़ता है। 50% कंपनी करती है, 50% क्लाइंट करता है, ठीक है। और अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन ले रखा है तो आपको 100% पार्ट्स के पैसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है। मैं पार्ट्स बोल रहा हूँ, पार्ट्स का मतलब पार्ट्स होता है, जैसे बम्पर हो गया, गाड़ी का शीशा हो गया, गाड़ी का गेट हो गया, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर पार्ट अगर आपका डैमेज हो जाता है तो वो आपको उसका क्लेम मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोड साइड असिस्टेंस की। रोड साइड असिस्टेंस का मतलब होता है, अब रोड पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब कोई इमरजेंसी आ जाती है, गाड़ी कहीं पर मेरा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है या पंचर हो जाता है मेरी गाड़ी के अंदर, ठीक है, या मेरी गाड़ी खराब हो जाती है, तो अब मैं किसको हेल्प लूँ, किसकी हेल्प लूँ। अगर मैं हाईवे पे चला रहा हूँ तो मेरे को पेट्रोल तो मिलने वाला नहीं है, तो मैं कंपनी को कॉल कर सकता हूँ। कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव है, वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव हमें जो कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर हमारे को ऑन रोड साइड असिस्टेंस देते हैं, मतलब कि आपको पेट्रोल की सुविधा दे देंगे, आपको पेट्रोल डाल के चले जाएंगे आपकी गाड़ी में, एंड देन आप आगे जा सकते हो। या आपका पंचर हो गया गाड़ी के अंदर और आप चाहते हो कि भाई पंचर के लिए किसी की हेल्प ले लें, तो आप कंपनी को कॉल करके आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो ये इस तरीके के बेनिफिट है कि रोड पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कंपनी को कॉल करके आप एग्जीक्यूटिव्स की या सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले सकते हो, राइट। सो ये रोड साइड असिस्टेंस बहुत ज्यादा काम की चीज है। अगर आप लोग पॉलिसी, आपके पास खुद की गाड़ी है या खुद का आप ट्रेवल करते हो, तो आपको रोड साइड असिस्टेंट आरएसए लेना बहुत जरूरी बेनिफिट माना जाता है, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है गाड़ी में, तो आरएसए का बेनिफिट लेके आप कस्टमर को बेनिफिट दे सकते हो। इसके बाद बात करेंगे की रिप्लेसमेंट की। अब की रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर मेरी गाड़ी की चाबी खो जाती है तो उस केस में मैं अपनी गाड़ी के जो लॉक हैं, जो चारों दरवाजे हैं, जो मैं स्टीयरिंग की बात करूं, तो जो जहां जहां पर मेरी चाबी लगती है उन चाबियों को मैं चेंज करा सकता हूं, कंपनी से रिप्लेस करा सकता हूं, ठीक है। अब कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आप किसी शोरूम में या कहीं पर आप घूमने के लिए गए, ठीक है, आपने अपनी गाड़ी पार्क करी और पार्किंग करने के बाद आपकी चाबी गुम हो गई। अब आपको डर लगा रहेगा कि यार मेरी चाबी गुम हो गई तो कल को कोई गाड़ी चुरा कर ना ले जाए, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, आप पुलिस को कंप्लेंट करोगे कि भाई मेरी चाबी गुम हो गई है और आपकी गाड़ी चोरी होने का डर है, ठीक है। तो आपने कॉल किया, आपने पुलिस को बताया, एंड देन अब आपको डर लगा रहेगा यार मेरी गाड़ी चोरी ना हो जाए कभी, है ना। तो आप क्या चाहोगे कि भाई मेरी एक चाबी के बजाय मेरे को सॉरी, मेरे को दोनों चाबियां ओरिजिनल मिल जाए। तो आप कंपनी के पास जाओगे और कंपनी के पास जाने के बाद आप अपनी दोनों चाबियां ले सकते हो, मतलब कि अपनी दोनों ओरिजिनल चाबियां बनवा सकते हो। उस केस में कंपनी क्या करती है, आपके जितने भी गाड़ी के अंदर लॉक लगे हुए हैं वो सारे लॉक चेंज करेगी और आपको दो चाबियों के जो सेट होता है वो दो चाबियों का सेट आपको प्रोवाइड करेगी। आपको नई गाड़ियों की चाबियां आपको प्रोवाइड करेगी और सारे के सारे लॉक भी चेंज करेगी। तो कंपनी आपको की रिप्लेसमेंट का बेनिफिट देती है, जिससे कि आपका जो डर है या आपकी चाबी अगर गुम हो गई है तो आप उससे की रिप्लेसमेंट का बेनिफिट ले सकते हो। अब ये कंपनी टू सॉरी कार टू कार डिफरेंस रहता है, ठीक है। अगर आपकी मान लीजिए कोई छोटी कार है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑल्टो हो गया, ठीक है, क्विड हो गया, या फिर मैं और गाड़ियों की बात करूं तो आपका हो गया मान लीजिए मारुति के वैगनार हो गई, डिजायर हो गई, स्विफ्ट हो गई। तो ऐसी गाड़ियों का अगर हम बात करें तो आपका जो की रिप्लेसमेंट का खर्चा है नॉर्मली 15,000 से 25,000 तक होता है,
ठीक है। बट अगर मैं बड़ी गाड़ियों की बात करूं जैसे ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, तो ऐसी गाड़ियों को अगर हम की रिप्लेसमेंट की बात करें तो ऐसी गाड़ियों की चाबी बनाने के लिए कम से कम 70,000, 80,000, 90,000, 1-1 लाख रुपए का खर्चा भी आ जाता है। तो इसीलिए लोग यहाँ पर अपना की रिप्लेसमेंट का बेनिफिट लेते हैं। ठीक है। दूसरी चीज होती है की रिप्लेसमेंट का बेनिफिट के लिए कि अगर मान लीजिए किसी की चाबी गुम हो गई और चाबी गुम होने के बाद अगर उसकी गाड़ी भी चोरी हो जाती है और चोरी का क्लेम लेने के लिए अगर वो कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी क्या कहेगी, आप अपनी दोनों ओरिजिनल चाबी हमें दे दीजिए तब हम आपको चोरी का क्लेम देंगे। अगर आपके पास चाबी नहीं होगी तो कंपनी आपको क्लेम नहीं दे पाएगी। ठीक है। सो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है तो चोरी होने के केस में दोनों चाबियां आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल, डुप्लीकेट चाबी नहीं चलती। इसीलिए लोग की रिप्लेसमेंट का बेनिफिट भी कस्टमर्स कंपनियों से लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंज्यूमेबल की। कंज्यूमेबल का मतलब होता है अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी का इंजन ऑयल निकल गया, ग्रीस निकल गई, ठीक है, रबड़ के पार्ट्स, नट बोल्ट टूट गए। ठीक है। सो अगर एसी की गैस है, एसी की गैस मेरी लीक हो गई, तो जो कंज्यूमेबल के अंदर ये चीजें आती हैं तो नॉर्मली हमें पॉलिसी के अंदर कवर नहीं मिलता। ठीक है। तो कंज्यूमेबल के अंदर ये सारी चीजें कवर होती हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और मैं उसका क्लेम लेने जाता हूँ और कंज्यूमेबल का मैंने एड ऑन कवर लिया हुआ है तो मेरे को उन सब चीजों का पैसा मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, रबड़ के पार्ट्स हो गए, नट बोल्ट हो गया, ठीक है, आपका ग्रीस हो गई, आपका इंजन ऑयल हो गया, या फिर आपका हो सकता है कि गाड़ी का जो एसी है उसका पाइप टूट गया, गैस लीक हो गई। ठीक है। सो ये सारी चीजें आपके कंज्यूमेबल के अंदर आती हैं और अगर आपने एड ऑन लिया है तो इन सब का पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजन कवर की। अब इंजन कवर का मतलब होता है, देखो नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम गाड़ी जब चलाते हैं और बारिश के टाइम पे कुछ सबवेज वगैरह के अंदर कुछ अंडर पासिस जो होते हैं वहां पर पानी भर जाता है और कुछ लोग जबरदस्ती उस पानी के अंदर गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से इंजन में पानी चला जाता है। अब अगर इंजन में पानी चला गया और गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है तो उस केस में आपको क्लेम नहीं मिलता नॉर्मल केस में। ठीक है। लेकिन अगर आपने एड ऑन कवर लिया हुआ है और एड ऑन कवर लेने के बाद आप इंजन कवर का अगर क्लेम लेना चाहते हो, गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है तो उस केस में आपको यहाँ पर क्लेम मिल जाएगा। ठीक है। सो ये इंजन कवर आपका बहुत बेटर चीज है, बट इंजन कवर लेने के बाद ही हमें गाड़ी का इंजन सीज होता है तभी हमें यहाँ पर क्लेम मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम टायर कवर की। टायर कवर का मतलब होता है कि वैसे तो नॉर्मली देखा जाए कि टायर आपके किस तरीके से कवर होते हैं। आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते 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 एकदम से टायर फट जाता है तो उस केस में आपकी गाड़ी का टायर कवर होता है। या अगर आपकी गाड़ी कहीं पर पार्क है, कहीं पर खड़ी हुई है और कोई पर्सन है जो आपकी गाड़ी के टायर को चोरी करके ले जाता है, ठीक है, तो भी आपका टायर कवर मिलेगा, आपको टायर कवर का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर किसी की गाड़ी का टायर चलते 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 घिस जाता है, ठीक है, जैसे कि आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा चल चुकी है और उस केस में आपका टायर घिस जाता है तो तब आपको क्लेम नहीं मिलता, चाहे आपने टायर कवर लिया चाहे आपने टायर कवर नहीं लिया। क्योंकि देखो कंपनी को पता है कि नॉर्मल केस में आपका टायर तो घिसेगा ही, जितना आपकी गाड़ी चलेगी उतना ज्यादा टायर घिसेगा। तो एक लिमिट के बाद अगर आपका टायर घिस जाता है तो आपको टायर कवर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप कंपनी से टायर चेंज नहीं करा सकते। ठीक है। सो टायर कवर का बेनिफिट कब मिलता है, या तो मेरी टायर कब चलते चलते गाड़ी फट जाए, टायर चल जाए, सॉरी टायर गाड़ी का टायर फट जाए, या फिर मेरी गाड़ी के टायर जो है चोरी हो जाते हैं तो उस केस में भी मेरे को इसका क्लेम मिल जाएगा। राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनवॉइस कवर की। इनवॉइस कवर को समझाने के लिए मैं आपको आईडीवी वाले सेक्शन में ले जाता हूँ। इनवॉइस कवर का मतलब होता है, भाई जब मैंने शोरूम से गाड़ी खरीदी थी मेरी गाड़ी हो गई 10 लाख रुपए की। ठीक है। मैंने 10 लाख की एक्स शोरूम प्राइस दिया था और कंपनी से गाड़ी परचेज करी थी। ठीक है। अब 5 साल के बाद मेरी गाड़ी की वैल्यू हो गई 6,23,000 रुपए। अब 5 साल के बाद अगर मेरे को लगता है कि मैंने इनवॉइस कवर लिया, ठीक है, इनवॉइस कवर मैंने अपनी पॉलिसी में ऐड कर दिया और 5 साल के बाद मेरी जो गाड़ी है 5वें साल में मेरी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर जाता है या मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है, मेरी गाड़ी में आग लग जाती है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको जो कंपनी, अगर आपने इनवॉइस कवर लिया हुआ है तो आपको कंपनी आपको इनवॉइस के हिसाब से पैसा देगी, आपको एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से पैसा देगी, ना कि इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आपने इनवॉइस कवर लिया हुआ है तो आपको आईडीवी वाला, सॉरी एक्स शोरूम वाला पैसा मिलेगा। अगर आपने नहीं लिया हुआ तो आपको आईडीवी वाला पैसा मिलेगा। ठीक है।
इसके लिए कंपनी क्या करती है, आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये आपके सारे एड ऑन कवर है। जितने जितने एड ऑन कवर ऐड करते रहेंगे उतना उतना बेनिफिट आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, यहां तक जो मैंने आपको कवर बताया, ये बेनिफिट्स बताए एड ऑन कवर, ये सारे एड ऑन कवर आपके किस सेक्शन के अंदर आते हैं, वो सेक्शन के अंदर आते हैं ऑन डैमेज। मतलब आपको मैं एक चीज और यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ कि जब भी हम गाड़ी की या मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात करते हैं, तो आपको जो कमीशन मिलता है वो ऑन डैमेज के ऊपर मिलता है, आपको थर्ड पार्टी के ऊपर या जीएसटी के ऊपर कमीशन नहीं मिलता। वो अभी हम बात करेंगे, इसके अंदर इलस्ट्रेशन में मैं दूंगा आपको कि कैलकुलेशन कैसे देखनी होती है, किस तरीके से आपको कहां पर कमीशन मिल जाता है, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे जो लास्ट कवर है, पीए ओनर ड्राइवर कवर, ड्राइवर कवर एंड पैसेंजर कवर। अब ये 3 कवर होते हैं, इसको समझते हैं ये है क्या। देखिए, पहला कवर होता है ड्राइवर कवर। अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी है और मैंने किसी ड्राइवर को, एक पेड ड्राइवर को रखा हुआ है अपने साथ, ठीक है, गाड़ी मैं खुद नहीं चलाता हूँ, मेरा ड्राइवर चलाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 50 रुपीज पर लाख रुपीज, 50 रुपीज पर लाख का मेरे को रिस्क कवर मिल जाता है। मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी का ड्राइवर रखा हुआ है, भगवान ना करे उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, बंदे की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसकी फैमिली को 1 लाख रुपए मिल जाएगा। और कंपनी मेरे से कितना चार्ज कर रही है उसके लिए, 50 रुपीज, ठीक है। ये जो ड्राइवर कवर है, ये हमें तब लेना चाहिए जब हमारे पास कोई पेड ड्राइवर है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके बाद हम बात करेंगे पैसेंजर कवर की। पैसेंजर कवर का मतलब है कि अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी में मेरे अलावा या ड्राइवर के अलावा और भी लोग बैठे हैं, ठीक है, आगे की सीट्स भी है, पीछे की सीट्स भी है, साइड में जो सीट्स हैं वो भी है, तो इसके लिए अगर मैं एड ऑन लेना चाहूँ, तो यहाँ पर भी 50 रुपीज पर पैसेंजर, मतलब कि 50 रुपए एक पैसेंजर के यहाँ पर कंपनी चार्ज करती है, जिसके लिए 1 लाख रुपए का रिस्क कवर होता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, पैसेंजर्स की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को 1 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरी गाड़ी 5 सीट की है तो फिर कितना पैसा लगेगा, 50 इंटू 5, मतलब कि 250 रुपए पूरे साल के लगेंगे। 250 रुपए में 5 सीट के लिए मेरे को 1 1 लाख रुपए का कवर, 5 लाख का कवर मिल जाएगा। हर एक व्यक्ति को 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा अगर इन केस ऑफ डेथ हो जाती है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पैसेंजर कवर। तीसरी हम बात करेंगे, तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है पीए ओनर ड्राइवर कवर। पीए ओनर ड्राइवर कवर मतलब कि पर्सनल एक्सीडेंट ओनर ड्राइवर कवर। अब आज की डेट में अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पीए ओनर ड्राइवर कवर आज की डेट में गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, ठीक है। सो अगर मान लीजिए मैं पीए ओनर ड्राइवर कवर करता हूं तो इसका क्या बेनिफिट है। पीए का मतलब पर्सनल एक्सीडेंटल, ओनर मतलब मैं अपनी गाड़ी का खुद का मालिक हूं और उसको ड्राइव भी खुद ही कर रहा हूं, ठीक है। अगर मेरी रोड पर गाड़ी चलाते हुए डेथ हो जाती है, पर्सनल एक्सीडेंटल ओनर ड्राइवर कवर में क्या होता है कि आपके नॉमिनी को 15 लाख रुपए मिल जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए गाड़ी भी मेरी है और चला भी मैं रहा हूँ और चलाते चलाते एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मेरी फैमिली को 15 लाख रुपए मिलेगा, जिसके लिए कंपनी क्या चार्ज कर रही है आपसे, 325 रुपए, 350, 375, जो कि डिपेंड होता है कंपनी टू कंपनी। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 325 से 375 तक है। कुछ कंपनियां हो सकता है 250 रुपए भी चार्ज कर रही हैं, कुछ कंपनियां 450 भी चार्ज कर रही हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें 3 बेनिफिट के बारे में समझ आया, ड्राइवर कवर, पैसेंजर कवर और पीए ओनर ड्राइवर कवर, ठीक है। यहाँ पर अगर ड्राइवर भी मैं ही हूँ और ओनर भी मैं ही हूँ तो ये वाला ओनर फायदा, ये वाला बेनिफिट लेने का फायदा है, अदरवाइज इसका फायदा नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई गाड़ी मेरे फैमिली में किसी मेंबर के नाम से हो, वाइफ के नाम से या फादर के नाम से, लेकिन वो गाड़ी नहीं चलाते, गाड़ी मैं चलाता हूँ, तो ये वाला बेनिफिट लेने का फायदा नहीं है, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, आपको 3 तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पर। अब फाइनली हमारा यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब मैं आपको समरी दिखा देता हूँ कि आपकी जो कैलकुलेशन है किस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन दिखती है, ठीक है। आप कोई भी पॉलिसी उठा लीजिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, अगर आपके पास खुद की भी कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर की पॉलिसी है, एंड इसके बाद आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैलकुलेशन किस तरीके से दिखती है। फ्रेंड्स 10 मिनट का और वेट कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन है या आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं तो उसके बाद मैं एक एक करके क्वेश्चन लूंगा। एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अगले 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने आपको प्रीमियम समरी बताने की कोशिश करी कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, जहाँ पर लिखा होता है ऑन डैमेज, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑन डैमेज, सेक्शन ए बोलते हैं इसको, एंड लाइबिलिटी वाला जो सेक्शन होता है इसको हम सेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी वाला सेक्शन बी सेक्शन होता है।
तो अगर मान लीजिए मेरा बेसिक प्रीमियम जो है ऑन डैमेज का 14,110 है, जो कि किसी भी पॉलिसी का मैंने एग्जांपल के लिए लिया, एंड देन आप देखोगे यहाँ पर लिखा होगा एड ऑन कवर, जैसे कि पहला हो गया जीरो डेप्रिसिएशन 4,377 रुपए, कंज्यूमेबल 1,042 रुपए, रोड साइड असिस्टेंस 199 रुपए, तो टोटल आपका अमाउंट बन जाता है 19,728 रुपए। अब अगर मान लीजिए किसी के पास गाड़ी में एंटी थेफ्ट डिवाइस लगा हुआ है तो उसको 348 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो टोटल इसका ऑन डैमेज जो बन रहा है, फाइनल अमाउंट जो बन रहा है वो है, टोटल ऑन डैमेज प्रीमियम इनका है 19,380 रुपए, ठीक है। सो मेरे को जो कमीशन मिलने वाला है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। हमें जो कमीशन मिलने वाला है ऑन डैमेज के ऊपर मिलेगा आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द डिटेल्स, मतलब कि यहाँ पर सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जो सबसे नीचे वाला प्रीमियम होगा आपको उसके ऊपर कमीशन मिलने वाला है। अब टू व्हीलर के अंदर हो सकता है यही प्रीमियम जो है आपको अभी 19,000 दिख रहा है, तो वहां पे हो सकता है 500 रुपए हो सकता है 700 रुपए हो, तो जो आपका अमाउंट है ऑन डैमेज का उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। गाड़ियों के केस में ये 8,000, 10,000, 5,000, 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे हो सकता है, बट टू व्हीलर के केस में नॉर्मली 500, 300, 800, 1,000, 2,000, 2,500, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो कमीशन आपको उसी अकॉर्डिंगली मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लाइबिलिटी की। अब देखो कंपनी साफ साफ लिख रही है सेक्शन बी के अंदर कि भाई ये कंपनी की लाइबिलिटी है, कंपनी के पास ये पैसा नहीं जा रहा। कंपनी आपसे जो थर्ड पार्टी का प्रीमियम चार्ज कर रही है 7,890 रुपए, ये कंपनी कस्टमर से ले तो रही है, बट कंपनी को आगे ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर कंपनी इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, लाइबिलिटी वाले सेक्शन के ऊपर आपको कमीशन इसीलिए नहीं देती, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एड ऑन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पेड ड्राइवर कवर 50 रुपए, ठीक है, पीए ओनर ड्राइवर कवर 325 रुपए, 5 पैसेंजर का 1 लाख का कवर 250 रुपए, तो टोटल हम मिला के ऐड करेंगे तो टोटल लाइबिलिटी हमारी हो गई 8,515 रुपए की, 8515। और अगर मैं ए और सेक्शन ए और सेक्शन बी को ऐड कर देता हूँ तो टोटल हो जाएगा 27,895 रुपए। अब इसके ऊपर मैं जीएसटी लगूंगा 18%, और जीएसटी ऐड करने के बाद जो मेरा अमाउंट बनेगा वो मेरा फाइनल प्रीमियम अमाउंट होगा 32,916 रुपए, राइट। सो ये इस तरीके से आपकी कोई भी कंपनी की कोई भी पॉलिसी की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। एक तरफ ऑन डैमेज, एक तरफ लाइबिलिटी, और इन दोनों को ऐड करने के बाद जीएसटी अप्लाई होता है 18%, एंड तीनों सेक्शन को ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल प्रीमियम आ जाता है। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन की जाती है। बाकी आपको डिटेल में सीखना है तो कल हमारा जो वेबिनार होगा जिसके अंदर पोर्टल ट्रेनिंग के अंदर हम सीखेंगे कि मोटर इंश्योरेंस के अंदर आप किस तरीके से पॉलिसी लॉगिन कर सकते हो पोर्टल के थ्रू, तो उसके अंदर हम ये सारी चीजों के बारे में सीखने वाले हैं, राइट। अभी मैंने आपको डेमो के लिए एक समरी दिखा दिया, एंड फाइनली अब मान लीजिए आपने कस्टमर को कोटेशन दे दिया, आपने 4-5-6 कंपनियों की कोटेशन दी, और कस्टमर अब बोलता है कि ठीक है जी, अब पॉलिसी मेरी फाइनल हो गई, मैं एचडीएफसी कंपनी से पॉलिसी लेना चाहता हूं, आप मुझे पेमेंट लिंक शेयर कर दीजिए। अब कस्टमर अगर आपसे पेमेंट लिंक की रिक्वायरमेंट करता है, पेमेंट लिंक मांगता है, तो आपको कौन सी डिटेल्स की जरूरत होती है कस्टमर से लेने के लिए? तो कस्टमर से कौन कौन सी डिटेल्स लेनी है आप ये देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, आप लिख भी सकते हैं इसको। सबसे पहले हमें कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का मेल आईडी, ओनर की डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिसके नाम से गाड़ी है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नॉमिनी का नाम, रिलेशन और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ। तो ये 6 डिटेल अभी तक हमने ले लिया, और फाइनली हम कस्टमर से पूछते हैं कि भाई आपने करंट ईयर में क्लेम तो नहीं लिया? अगर लिया है तो आपको मैंने बताया था सिनेरियो 2 में हमारा एनसीबी 0 हो जाएगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर एनसीबी अगर क्लेम नहीं लिया तो हम क्या देखेंगे, पुरानी पॉलिसी में कितना एनसीबी था और उसके अकॉर्डिंगली हम नया डिस्काउंट उसको दे देंगे। अगर पुरानी पॉलिसी में 20 था तो हम 25 दे देंगे, 25 था तो 35 दे देंगे, 35 था तो 45 दे देंगे, 45 था तो 50 दे देंगे। तो ये हमें डिटेल कस्टमर से लेनी होती है फाइनली, जब कस्टमर बोलता है मेरे को पेमेंट लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो कस्टमर से हमें मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ एंड नॉमिनी की डिटेल्स, क्योंकि नॉमिनी की डिटेल्स हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम अगर पीए कवर दे रहे हैं कस्टमर को, कल को उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो किस पर्सन को 15 लाख रुपए मिलेगा, उस नॉमिनी का नाम। तो यहाँ पर उसका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, तभी उसका नॉमिनी का नाम यहाँ पर हम डाल सकते हैं। ब्लड रिलेशन के अलावा किसी का डालेंगे तो कल को उसको क्लेम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डिटेल्स हमें कस्टमर से लेनी होती है, एंड फाइनली जब हम पॉलिसी का पेमेंट लिंक बनाते हैं तो वो तो हम पोर्टल ट्रेनिंग के अंदर सीखने वाले हैं कि पोर्टल के अंदर हम किस तरीके से पॉलिसी का लिंक बनाते हैं, पेमेंट कस्टमर से करवा पाते हैं।
सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज का वेबिनार हमारा कंप्लीट होता है और मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया कि किस तरीके से हम यहाँ पर मोटर इंश्योरेंस के लिए कस्टमर की पॉलिसी की कोटेशन निकाल सकते हैं, आईडीवी क्या होता है, एनसीबी क्या होता है, एड ऑन कवर क्या क्या होता है, किस तरीके से सारे एड ऑन कवर काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप एक एक करके अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेज कर दीजिए और इसके बाद एक एक करके आप अपना क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गुड्डू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे यहाँ पर चैट के ऊपर, तो एक बार पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और फिर बाद में चैट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं राजकुमार जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस राजकुमार, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। हेलो। जी बोलिए। हाँ सर। जी जैसे कि अभी ये इसमें ये जो आपका मोटर व्हीकल इसमें ना सर, इंश्योरेंस में इसमें जैसे कि रिमोट एरिया में कुछ हो जाता है तो उसमें तो हम लोग कंपनी को फट से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। हम्म तो उसमें क्या इसमें भी रीइंबर्स सिस्टम है क्या ये? जैसे कि पहाड़ी इलाका में कंपनी का एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट नहीं कर पाता है देखिए ऐसा तो अभी होता है कभी कभी कंपनी, कहीं बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, डैमेज हो जाता है ना सर, हाँ रोड। देखिए ऐसा होता है कंपनी का जब भी क्लेम लेना हो ना, तो हर एक हम्म, कंपनी के दो प्रोसेस होते ही होते हैं। एक जी प्लस, मतलब जहां पर उसका टाई अप हो रखा है कंपनी के जी शोरूम के साथ, ठीक है। एक तो हो गया कैशलेस। अब कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि कंपनी का टाई अप उस पर्टिकुलर शोरूम के साथ नहीं हुआ हुआ, तो वहां जी। पर हम रिम्बर्समेंट भी करा सकते हैं। अच्छा। बट रिम्बर्समेंट के केस में एक चीज का ध्यान रखना होता है कि रिम्बर्समेंट के केस में जब भी हमारा क्लेम आता है तो कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, चाहे हमारा कैशलेस है चाहे हमारा रिम्बर्समेंट है। दोनों ही केस में हमें कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है या मेरा इस तरीके से यहाँ पर क्लेम आया है, ठीक है। तो जी उसके बाद आप अपना क्लेम अप्लाई कर सकते हो, ये प्रोसेस। जैसे जी जैसे कि अभी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया तो बहुत पूरा हिली एरिया है तो सर, सिक्किम वगैरह साइड आप। सिक्किम वगैरह अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल से बोल रहा हूँ। ओके। तो यहाँ में तो कांटेक्ट कभी कभी बहुत रिमोट एरिया से भी गाड़ी कभी कभी फंस फंस जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो हम्म उस केसेस में क्या करेंगे? देखिए उस केसेस में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो यही है कि कंपनी को इन्फॉर्म करो कॉल करके, ठीक है। जी दूसरी चीज ये है कि जब आप कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हो, कॉल कर देते हो, एंड उसके जी बाद अपना किसी भी शोरूम पे जाके अगर वो कैशलेस बेनिफिट दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो कैशलेस बेनिफिट नहीं दे रहा, आपको वहां से मान लीजिए क्लेम लेना है, तो आपने इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद क्लेम जी कीजिए और जो भी बिल्स वगैरह हैं कंपनी को आप भेजें, और जी भेजने जी। के बाद आप क्लेम प्रोसेस करा सकते हो, वापस पैसा ले सकते हो। अच्छा तो ये अच्छा। प्रोसेस। हाँ, अच्छा। और सर जैसे कि अभी हम्म जो ऑलरेडी किसी ने टू व्हीलर का ये जो गाड़ी लिया हुआ है, जैसे स्कूटी वगैरह है, हम्म तो ऑलरेडी उसने तो 5 इयर्स का डीलर से उसको 5 इयर्स का इंश्योरेंस देता है ना सर, तो यहाँ पे उसने एक्चुअली ना थर्ड पार्टी की पॉलिसी 5 साल की ली होगी। फर्स्ट पार्टी शायद। की पॉलिसी या ऑन डैमेज की पॉलिसी उसने 5 साल नहीं लिया होगा। नॉर्मली अगर आप देखो। इवन मेरा खुद का एक टू व्हीलर है, स्कूटी है, हम्म तो 5 इयर्स का इंश्योरेंस दिया हुआ है उसमें। तो आपको 1+5 है या 5+5 पॉलिसी आपको। वो तो हम देखा नहीं, 5 इयर्स का बताया है। 5 ईयर का थर्ड पार्टी होगा। देखो मैं आपको नॉर्मली बताया था, क्योंकि जी शोरूम को इस तरीके से बोल के बेचेंगे कि भाई आपको 5 साल का पॉलिसी है, बट आप जी। एक्चुअल में देखोगे ना तो वहां लिखा होगा ऑन डैमेज आपका 1 साल का ही रहेगा। अच्छा, वो ओन डैमेज में हमको खुद बियर करना पड़ेगा ना सर ना नहीं, ऑन वो? ऑन डैमेज के लिए पॉलिसी दोबारा से रिन्यू करानी पड़ेगी, वो हमारे पोर्टल पे हो जाती है। कल हम ट्रेनिंग में सीखेंगे ऑन डैमेज का पॉलिसी कैसे रिन्यू होता है, वो सारा कुछ हम सीखेंगे। एवरी ईयर करना पड़ता है ना सर, हाँ एवरी ईयर करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। ऑन डैमेज का ना सर? हाँ जी हाँ जी। तो जो हमको 5 इयर्स का दिया हुआ है वो तो शायद नहीं होगा वो उन 5 ईयर का मतलब। थर्ड पार्टी है और जी जी 1 साल का ऑन डैमेज, ठीक है। जी जी सर, ओके सर, थैंक ओके, एक बार आप चेक कीजिएगा आपकी पॉलिसी के ऊपर, आपको दिख जाएगा ऑन डैमेज का रिस्क कवर कितने टाइम का है और थर्ड यू। जी पार्टी का रिस्क कवर कितने टाइम का है। जी ठीक। जी जी ओके, सर। थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू। यस, संध्या जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। संध्या जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बताइए। हाय सर। हाँ जी हाँ जी बोलिए।
सर ये जो बम्पर टू बम्पर है जो फर्स्ट पार्टी में, इसमें क्या क्या कवर होता है? सर बम्पर टू बम्पर का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर वो कल को डैमेज हो जाते हैं, उसमें कोई भी एक्सीडेंट के दौरान या कैसे भी अगर वो डैमेज हो जाते हैं, तो कंपनी से अगर आप वो क्लेम लेने के लिए जाओगे तो आपको उसका 100% पैसा मिल जाएगा। जैसे कि इंजन कवर भी, ये जो भी है सारे कवर उसी में आते हैं क्या? सर इंजन कवर तो कंपनी कवर ही नहीं करती, इंजन को कंपनी कवर नहीं करती पॉलिसी। अच्छा, ये फिर अलग से लेना पड़ेगा? हाँ, बम्पर टू बम्पर आपका एक एड ऑन है जिसका मैंने बेनिफिट बताया। अगर कल को कोई भी पार्ट, गाड़ी का पार्ट डैमेज हो जाता है, ठीक है, हाँ, तो आपको 100% क्लेम मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी गाड़ी की डिग्गी टूट गई, ठीक है, कोई हाँ जी, एक्सीडेंट हुआ, डिग्गी टूट गई आपकी, तो हाँ गाड़ी जी, डिग्गी का जो खर्चा होगा वो पार्ट है ना, तो उस हाँ जी। खर्चा होगा वो कंपनी आपको 100% क्लेम देगी। अब अगर उसमें नट बोल्ट लगा है या रबड़ के पार्ट्स लगे हैं, तो हो सकता है आपने कंज्यूमेबल नहीं लिया तो आपको उसका पैसा ना मिले। बट हाँ सर, यही दिक्कत आती है, कई बार कहते हैं आपका रबड़ पार्ट का हम कंज्यूम नहीं करते। सर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आपने कंज्यूमेबल के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तभी आपको वो कंपनी कवर करेगी, अदरवाइज कंज्यूमेबल का पैसा आपको कंपनी क्लेम नहीं देगी उसका। ये सर फिर उस जिस टाइम आप पॉलिसी करते हैं तो उस टाइम हाँ ये करना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी को आप जीरो डेप्रिसिएशन दे रहे हैं ना, तो हाँ, जीरो डेप्रिसिएशन के साथ में कंज्यूमेबल जरूर दीजिए, क्योंकि कल को अगर कस्टमर को क्लेम लेना है तो 100% क्लेम हम बता तो रहे हैं, लेकिन उसको हाँ, एक्चुअल में 100% नहीं मिल रहा, उसको 90% ही मिल रहा है। लगभग ठीक, 8% उसको कंज्यूमेबल का पे करना पड़ जाता है। तो हाँ हाँ हाँ, ये है ये कि कस्टमर को हम जीरो डेप्रिसिएशन और कंज्यूमेबल ऐड करके उसको बताएं कि भाई कल को आपको इसका पूरा पैसा मिल जाएगा, चाहे वो रबड़ के हाँ, पास यही बोल्ड है, ये चीज। नॉर्मल नॉर्मल कंपनी जब भी जाते हैं, नॉर्मल कंपनी में या कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि जब फोटो बम्पर है यार, तू मेरे से ऐसे कैसे पैसे ले रहे हैं, बार बार यही मतलब कस्टमर की शिकायत आती है। सर वो शिकायत इसलिए आती है ना, नॉलेज की कमी है। कस्टमर हाँ को हाँ, पता कि कंज्यूमेबल क्या है, और एडवाइजर ने भी नहीं बताया कि भाई कंज्यूमेबल ले रखा है नहीं ले रखा है या इसका फायदा क्या होता है। तो हाँ जैसे हाँ, मैंने अभी आपने जो क्लास कहा था ना, 5 साल का मतलब जो थर्ड पार्टी कर रहा है और फर्स्ट पार्टी कर रहा है टू जी। व्हीलर पे, तो मैं जैसे मैंने शोरूम से मेरे लड़के ने बाइक खरीदी तो वो बोला मैं आपको 5 साल का दे रहा। मैं 5 साल का क्या दे रहा भैया? ये बोला मैं फर्स्ट पार्टी और 5 साल की थर्ड पार्टी। मैं कहा, नहीं है भैया, मुझे पूरे 5 साल की कवर दो इसके साथ, तो जी। उसमें बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक्चुअल ये होता है कि कस्टमर देखो, हाँ, कस्टमर को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती पहली चीज, और अगर जो लोगों के पास नॉलेज होती है तो उनको पता होता है कि कंज्यूमेबल क्या है, की रिप्लेस। हो सकता है क्या? बाकी अगर बाकी अगर नहीं पता तो कस्टमर को एडवाइजर बताएगा, तभी उनको हम्म। पता लगेगा, अदरवाइज नहीं पता लगेगा उनको। मिलता है ठीक क्या? है सर, कोई अगर प्रॉब्लम आए तो आपसे इसी व्हाट्सएप पे फोन पे बात करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सेम नंबर पे आप मेरे से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू संध्या जी। यस दिप्यान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। हाँ सर, हम बोल रहे हैं कि आप जो बोले ना, कार जो कार चलाते हैं फोर व्हीलर या कार में, उसका ड्राइवर और पैसेंजर का जो जैसे इंश्योरेंस होता है, हाँ जी। तो बाइक या स्कूटी में राइडर या पायलट का ऐसा कुछ होता है सर? नहीं, बाइक और स्कूटी में नहीं ले सकते आप, क्योंकि देखो टू व्हीलर के केस में आपको नॉर्मली ड्राइवर कवर नहीं मिलेगा, पैसेंजर कवर नहीं मिलेगा, बट आप पीए कवर ले सकते हो। ये फोर व्हीलर के केस में है, ऊपर वाले दोनों सेक्शन। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है सर, वो तो क्लियर हो गया। ठीक है, राइट सर। ठीक है। ओके ओके, ओके थैंक सर, यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके। यस रमेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैंने आज करीब 2-3 बजे के आसपास मैंने एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड का एक वीडियो शेयर किया था आपको ग्रुप में। सो अगर कोई भी उसके बारे में बताना चाहता है और किसी ने वीडियो देखा होगा, तो मेरे को बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा, और कुछ लोगों ने अगर विजिटिंग कार्ड बनाया है तो बताइए कैसा आपका फीडबैक रहा उसमें। जी बोलिए रमेश जी, बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी हाँ जी, आपने वीडियो देखा रमेश जी? नहीं सर, वो देखा नहीं अभी तक, उसको देखने वाला था। अच्छा, अभी नहीं देखा, कोई नहीं, आप देखिएगा। डिजिटल विजिटिंग कार्ड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, काफी अच्छा है, आप इजीली अपने लिए भी अपना विजिटिंग कार्ड खुद बना पाएंगे। ठीक है। हाँ सर, वो तो प्रोग्राम है ही सर। हाँ जी बाकी हाँ तो जी। मैं फेसबुक में भी लगा हूँ अपना, जैसे आपने बनाया था फेसबुक में, हम्म। तो उसी हिसाब से बनाने के लिए भी मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ अभी।
तो गुड सर मेरा गुड। सवाल है, मान लीजिए कि गाड़ी वेस्ट बंगाल का गाड़ी है ठीक है और गाड़ी उड़ीसा में है, ठीक है ना सर, तो ठीक उसका है। इंश्योरेंस हम कर सकते हैं कि नहीं सर? देखिए अगर गाड़ी का कॉन्टिन्यूशन है, गाड़ी कहीं पे भी हो उससे मतलब नहीं है। गाड़ी अगर मान लीजिए पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुआ, पॉलिसी चल रही है, तो आप जी कभी भी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आज क्या तारीख है, 13 तारीख है ना, तो 13 जी तारीख को अगर रात को पॉलिसी 12 बजे खत्म हो रहा है, तो 12 बजे से पहले मैं बिना इंस्पेक्शन के अपनी पॉलिसी रिन्यू कर सकता हूँ। कल के सेक्शन में हम देखेंगे पोर्टल में कैसे रिन्यू होता है। और अगर 12 बज के 1 मिनट हो जाता है, तो मेरे को गाड़ी का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, मतलब कि कोई सर्वेयर आएगा या मैं अपनी तरफ से गाड़ी का फोटो खींचूंगा, कंपनी को भेजूंगा, फिर अप्रूवल आएगा, फिर मैं गाड़ी की पॉलिसी का पेमेंट करूंगा। तो अगर मेरी पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है, तो मैं बिना इंस्पेक्शन के अपनी पॉलिसी रिन्यू कर सकता हूँ। अगर मेरी पॉलिसी की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, तो मेरे को उस केस में इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, देन पेमेंट, तब मैं उसकी पॉलिसी कर सकता हूँ अप्रूवल के बाद। तो ये दो डिफरेंस होते हैं। हाँ सर, एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि वेस्ट हाँ बंगाल गाड़ी का नंबर है, हाँ, बट और उड़ीसा उड़ीसा में चल रही है, उड़ीसा का गाड़ी चल रही है। मैंने अगर सपोज मैं कोई अगर बोलूँ दिक्कत तो नहीं, उड़ीसा का गाड़ी है कोई और दिक्कत नहीं, वो उड़ीसा में कर सकते हैं आप। चल उसमें हम कर सकते हैं सर, लेकिन हाँ नंबर हमको उसको डालना पड़ेगा सर। कोई दिक्कत नहीं, आप उसका इंश्योरेंस कर सकते हो। दिल्ली की गाड़ी है, मान लो बॉम्बे में चल रही है, मुंबई में चल रही है, तो कर सकते हो इंश्योरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था, अगर हाँ जी। कस्टमर लास्ट टाइम अगर प्रीवियस ईयर में हम्म। अगर कोई पॉलिसी लिया हो थर्ड पार्टी का या पॉलिसी अगर लिया हो, हाँ। अगर वो चाहता है कि इस साल मैं फर्स्ट पार्टी का पॉलिसी की लूं, हम्म। तो ले सकता है सर? बिल्कुल ले सकता है, लेकिन उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको गाड़ी का इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा कि एक्चुअल में गाड़ी अवेलेबल है नहीं है। क्योंकि देखो, थर्ड पार्टी का मतलब क्या था कि आपकी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन को नुकसान हो तो उसका बेनिफिट है ना। अब आपकी गाड़ी की हालत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, तो वो कस्टमर, वो कंपनी को चेक करना रहता है। ठीक है, तो जब भी आप थर्ड पार्टी से फर्स्ट पार्टी वाली पॉलिसी के अंदर आएंगे, तो आपको अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा। जब इंस्पेक्शन अप्रूव होगा, उसके बाद ही आप पॉलिसी मूव कर सकते हो फर्स्ट थर्ड पार्टी से फर्स्ट पार्टी में। ये प्रोसेस रहता है। जी। एक सवाल और था सर, जो हम हाँ लोग का जी, बंडल पॉलिसी है सर, बंडल पॉलिसी। बंडल जी, उसमें हम लोग कोई भी पुराना गाड़ी को भी उसका बंडल पॉलिसी में ले सकते हैं सर? नहीं, एक्चुअल क्या है, 2019 के बाद से रूल आया था कि आप बंडल पॉलिसी करा सकते हो। उससे पहले की कोई पॉलिसी है, उसमें आप बंडल पॉलिसी में नहीं जा सकते अगर मैंने रजिस्ट्रेशन ईयर 2019 से पहला है। अगर पहला है तो नहीं करा सकते, अगर नहीं करा 2019 सकते। 19 हाँ, के बाद अगर 2019 है, उसके बाद है तो आप जा सकते हो बंडल पॉलिसी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंडल पॉलिसी हम उसी की कर सकते हैं जो शोरूम से बाहर निकल रही है गाड़ी। अगर 3 साल हो गए पूरे आपके शोरूम वाले, अगर मान लीजिए किसी ने 2019 में लिया था, 2022 में उसका पूरा हो गया है ना, तो 2022 के बाद उसको बंडल पॉलिसी नहीं मिलेगा, उसको कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा या थर्ड पार्टी मिलेगा। बंडल अ, पॉलिसी सिर्फ आपको तब मिलता है जब आप पहली बार गाड़ी शोरूम से परचेज करते हो। जी जी। सर जो नो क्लेम बोनस है हमारा, हाँ। जैसे मैं फर्स्ट ईयर करता हूँ तो 5%, हम्म। जो हमारा सेकंड ईयर करने से 10%, नहीं नहीं, 20%। आप अगर आप अगर आईडीवी डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो, नो क्लेम बोनस अलग होता है। हाँ। मैं नो क्लेम बोनस की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने नो। फर्स्ट ईयर लिया, हाँ, अब देख के बताइए आप। अगर 10,000 रुपये का अगर मैंने लिया हूँ, तो हम्म। फर्स्ट ईयर में मैं 20% कटता है सर, तो मेरा ये आ जाता है। सेकंड ईयर जब मैं लूंगा तो 10,000 का अमाउंट में 8,000 आ जाता है। ठीक है ना सर? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। 10,000 का जो अमाउंट है सर, वो सेकंड हम्म। ईयर को वो 8,000 आ जाता है, 20% माइनस हो जाता है। हाँ। जब मैं थर्ड ईयर लेता हूँ, हम्म। तो वो अमाउंट जो आपने कहा कि 25% कटेगा, डिस्काउंट होगा, हाँ। तो वो 10,000 के ऊपर कटेगा सर, कि 8,000 से 25% माइनस होगा? जो कंपनी का बेसिक प्रीमियम होगा उस टाइम का। देखो, मैंने समझाने के लिए आपको इस तरीके से समझाया। अब हो सकता है, देखो यहाँ पर दूसरे तरीके से समझना। अब मेरी गाड़ी की वैल्यू पहले साल 10 लाख थी, है ना, तो जी 10 सर। पे मेरा 10,000 प्रीमियम बन रहा था। अब मेरी गाड़ी की वैल्यू 9 लाख रह गई अगले साल, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, तो 9 लाख पे कंपनी 10,000 नहीं लेगी, हो सकता है 9,000 पे प्रीमियम कर दे। अब तीसरे साल मेरी पॉलिसी 8 लाख की वैल्यू रह गई, और कंपनी कह रही है कि हम आपको ऑन डैमेज जो है 8,000 में दे देंगे, तो मेरे को 8,000 पे 25% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि जिस ईयर के अंदर मेरे को ऑन डैमेज का बेसिक प्रीमियम मेरे को कंपनी बोल रही है कि इतना है, तो उसके ऊपर उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई, मेरी गाड़ी की वैल्यू कम हो रही है ना, तो कंपनी मेरा प्रीमियम, बेसिक प्रीमियम तो कम कर रही है, तो मेरे को बेसिक
पे जो डिस्काउंट होगा वो यहाँ पर मिलेगा। बेसिक से बेसिक अमाउंट जो होंगे उसमें से 25% जो भी हाँ, जितना बेसिक पे 25%। तो जो थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में जो बेसिक प्रीमियम कंपनी मेरे को बोलेगी कि इतना बेसिक प्रीमियम है, तो उसके ऊपर 25 या 35 या 45% ऐसा कुछ। तो हाँ सर, जो आपको आप समझा? पीए हाँ ओनर ड्राइवर है जी। वो ये जो हम लोग कमर्शियल कार में यूज हो सकता है सर, ले सकता है पॉलिसी? देखिए, कमर्शियल कार के अंदर ऐसा है कि अगर पीए ओनर ड्राइवर का कंसेप्ट सिर्फ यही है कि ड्राइवर भी खुद है, चला भी खुद रहा है और खुद का एक्सीडेंट हो रहा है, तो नॉर्मल जी कमर्शियल कार के अंदर क्या होता है कि भाई ड्राइवर होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ड्राइवर कवर ऐड करते हैं उसका, ठीक है, हाँ। तो इसीलिए ना पीए गाड़ी ओनर ड्राइवर नहीं दे सकते हम। ना ड्राइवर मतलब वो गाड़ी का ओनर है और गाड़ी खुद चलाता है, हाँ, तो लेकिन हम दे सकते हैं, तो हम कमर्शियल में दे सकते हैं, तो हम दे सकते हैं। अगर वो खुद ही ड्राइवर है, कमर्शियल गाड़ी खुद चलाता है, जैसे बहुत सारे लोग ओला उबर चलाते हैं, ठीक है, जी सर। उस केस में हम यहाँ पर पीए कवर दे सकते हैं उसको। जी गाड़ी भी उसी के नाम से है और चलाता भी खुद ही है, और उस केस में हम उसको बेनिफिट दे सकते हैं इसका, ठीक है। जी सर। सर एक चीज और है, हाँ जो बताइए। एडन कवर में हमारा जो जीरो डेप्थ में आता है, हम्म। जैसे आपने यहाँ पे 4-5 ऑप्शन बताए थे, जीरो डेप्थ, रोड साइड असेसमेंट, की रिप्लेसमेंट एंड कुछ और भी कंज्यूमेबल। आता है। हाँ जी। अगर मैं जीरो डेप्थ ले जाता हूँ, अगर कवर के साथ जीरो डेप्थ का कवर करता हूँ, तो ये सारे भी तो उसको कवर हो जाएंगे ना सर? नहीं नहीं, जैसे मैं की ये रिप्लेसमेंट है, नहीं इंजन नहीं, ये कवर है। हर एक चीज का अलग अलग कवर है ना। कल हम एक बार देखेंगे, कल का जो ट्रेनिंग होगा उसमें आपको समझ आ जाएगा कि हर एक चीज का एड ऑन अलग से करना पड़ता है। आपको बम्पर टू बम्पर मतलब जीरो डेप लेना है तो उसके लिए आपको टिक करना पड़ेगा, है ना। की रिप्लेसमेंट लेना है तो आपको टिक करना है। पीए कवर नहीं लेना मान लो आपने, तो अनटिक करना है उसको। तो कल हम देखेंगे कि क्या क्या कवर लेना है, कैसे हम ऐड करेंगे, किस किस का कितना प्रीमियम होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट रहता है ना। तो ये हम सीखेंगे कल को, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सपोज अगर मेरे पास टू व्हीलर है, जी तो मैंने जब कंपनी से गाड़ी खरीदा था तो मैंने उसको पॉलिसी, मैंने तो कंपनी कर देता है, ठीक उसके है। बाद मैंने 2-3 साल से पॉलिसी लिया नहीं सर, ठीक है ना? ठीक है। अब मैं चाहूँ तो उसको पॉलिसी अब कंटिन्यू कर सकता हूँ ना सर, जीरो डेप्थ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जीरो डेप का कंसेप्ट एक और है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर के केस में कंपनी 3 साल से ज्यादा आपको जीरो डेप्रिसिएशन नहीं देती। कुछ कंपनियां हैं हो सकता है 5 साल देती हैं, बट नॉर्मली आपको 3 साल से ज्यादा जीरो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर आपके पास टू व्हीलर है। अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर के केस में कंपनी आपको 5 साल तक जीरो डेप्रिसिएशन देती है, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं मार्केट में जो आपको 7 साल तक या 9 साल तक या फिर 10 साल तक देती हैं। सारी कंपनियां नहीं देती। अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हो तो आपको आगे पॉलिसी जीरो डेप मिलेगा, अगर आप क्लेम ले रहे हो तो आपको जीरो डेप ना भी मिले, ऐसा हो सकता है। ये चीज ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। यस प्रताप, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन बताइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था, अपने जो नो क्लेम बोनस कैलकुलेशन में जो सिनेरियो 2 है, जी उसमें अभी क्लेम, हाँ ये वाला, ये कस्टमर ने अभी क्लेम किया है थर्ड ईयर में, ठीक है। हाँ जी। अभी थर्ड ईयर तक तो उसने दूसरे से लिया, हम अभी फोर्थ ईयर में जा रहे हैं और उसने हमको बताया नहीं कि उसने क्लेम लिया है। ऐसा हो तो हमको कैसा पता चलेगा कि उसने क्लेम लिया है या नहीं? सर देखिए, हमें कस्टमर से पूछना है कि भाई आपने क्लेम लिया है नहीं लिया। हाँ अगर कस्टमर कल को झूठ बोलता है तो कल को उस हाँ नो क्लेम बोनस का रिकवरी लेटर इशू हो जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कंपनी कहती है कि आपका नो क्लेम डिस्काउंट के साथ आपका जो पॉलिसी है, क्योंकि आपने क्लेम का डिस्काउंट 0 हो गया, ठीक है, हाँ हाँ। पॉलिसी जो है वो मान लीजिए 12,000 का होना चाहिए था, ठीक है, हम्म। कंपनी के हिसाब से वो प्रीमियम 15,000 होना चाहिए था, और बराबर। कस्टमर ने झूठ बोला था तो इसकी वजह से उसको डिस्काउंट मिला और 12,000 पे किया। अब जो 3,000 का डिफरेंस है उसका कंपनी क्या करेगी, आपको 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर उसका वेरिफिकेशन करेगी, और वेरिफिकेशन करके कस्टमर को एक लेटर इशू हो जाएगा कि आपको अपना नो क्लेम बोनस मतलब कि एनसीबी रिकवरी का एक लेटर इशू हो जाएगा। आपको अपना 3,000 पे अमाउंट पे करना है, क्योंकि आपने झूठ बोला था या आपने बताया नहीं था, तो आपको पे करना है। अगर कस्टमर वो पे कर देता है तो उसकी पॉलिसी कंटिन्यू हो जाती है। अगर वो पे नहीं करता तो उसका 15 दिन का टाइम रहता है।
ठीक है। अगर वो उसको पे नहीं करता तो कस्टमर की पॉलिसी वहीं पर टर्मिनेट हो जाती है, बंद हो जाती है। ओके, और ये कंपनी को कैसे पता चलता है कि फिर? सर जब हम पॉलिसी करते हैं ना, तो हम्म। वहाँ पर पुरानी पॉलिसी का कंपनी का नाम और पुरानी पॉलिसी का नंबर डालते हैं, ठीक है, और साथ में पुरानी पॉलिसी के कॉपी को अटैच करते हैं अपने पोर्टल के ऊपर। तो कंपनी के पास डिटेल चली जाती है और उसको वेरीफाई करने के लिए 2-3 महीने लगता है, और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसको लेटर इश्यू हो जाता है। अगर ऐसा नहीं तो कंटिन्यू चलती है पॉलिसी। ओके ओके, तो इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर हम नहीं, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर झूठ बोल रहा है या कस्टमर नहीं बता रहा है तो उसका फॉल्ट है, उसको दिक्कत आने वाली है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, ठीक का काम है आप लोगों को पूछना जरूर है कस्टमर है। आपने क्लेम लिया नहीं लिया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन दोबारा से डाला था कि कस्टमर ने करंट ईयर में क्लेम लिया है नहीं लिया, तो आप उसको मेल पे या व्हाट्सएप पे जैसे भी ये डिटेल मांग रहे हो, तो ये डिटेल के साथ आप कस्टमर से पूछिए कि भाई आप उसको क्लेम लिया है नहीं लिया। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ या आपको खुद भी आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि कस्टमर से आप ये रिटर्न में लीजिए ये सारी डिटेल्स, ठीक है। कल को इसे ओके, डिनाई नहीं कर पाए, कल को आपको मना नहीं कर पाएगा वो। करेक्ट, क्योंकि कल उठ के हम फंस सकते हैं ना, वो तो बोलेगा कि मैंने तो बताया था। हाँ, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू या किसी और रिटर्न प्रूफ के थ्रू आप कस्टमर से डिटेल ले लीजिए, क्योंकि कस्टमर उस टाइम पे लिखा हुआ झूठ नहीं बोलेगा कि भाई मैंने करेक्ट। ऐसा करा नहीं था, ऐसा कुछ है ना। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस संजय जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए बोलिए संजय जी। सर मेरा सवाल कमीशन से रिलेटेड है, वो पूछ सकता हूँ? कमीशन से रिलेटेड है वैसे, देखो आप पूछ सकते हो, बट अभी हमारा एक कल का सेशन और रहता है, परसों हम कमीशन के बारे में समझेंगे, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, कब मिलता है। बताइए आपका क्वेश्चन, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा समझ वो था, क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मेरी पॉलिसी अभी प्रीवियस ईयर की हो चुकी है, वो इस साल रिन्यू होनी है, ठीक है। वो अगर मैं अपने पोर्टल से इशू करता हूँ सेम पॉलिसी को कंटिन्यू करता हूँ सेम कंपनी में, तो उसका कमीशन मेरे पास आए उसके पास जाएगा? सर देखिए, ऐसा होता है कि जब भी मैं अपनी पॉलिसी सेम कंपनी में रिन्यू करूंगा तो पुराने एडवाइजर के पास वो कमीशन चला जाएगा जी। ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर करना होता है पोर्टेबिलिटी। और अगर मोटर इंश्योरेंस के अंदर बात करें तो पोर्टेबिलिटी भी नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं रोल ओवर, ठीक है। रोल ओवर करना होता है हमें अपनी पॉलिसी को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ मोटर इंश्योरेंस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी भी तरीके की। हो सकता है ने पहले साल HDFC से लिए, दूसरे साल ICICI से, तीसरे साल डिजिट से, फिर एडलवाइज से, तो हर साल कंपनी चेंज कराता है कस्टमर मोटर इंश्योरेंस में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कस्टमर क्या देखता है, भाई मेरे को सस्ती कंपनी, सस्ती प्रीमियम कहाँ पर मिल रहा है और बेटर कंपनी कौन सी है, तो चीप एंड बेस्ट देखता है कस्टमर। अदरवाइज मेरे हिसाब से सेम कंपनी वाले बहुत कम लोग होते हैं जो कि 10% का रिटेंशन रेशियो है। मैं अगर आपको इंडस्ट्री का बताऊं, 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जो सेम कंपनी के अंदर अपनी पॉलिसी रिन्यू कराते हैं। बाकी सारी मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी पोर्टेबिलिटी होती है, मतलब कि रोल ओवर होती है। अगर हम रोल ओवर करते हैं कहीं दूसरी कंपनी में जाते हैं अपना इंश्योरेंस, तो कमीशन हमारे पास आएगा, अदरवाइज वो उन्हीं के पास जाएगा जिसने पहले इशू की थी। हाँ, एक बार कराने की जरूरत है ना। आपने मान लीजिए आज अपनी गाड़ी की पॉलिसी एक पर्टिकुलर कंपनी में करा लिया है ना, अब हर साल आप उसी कंपनी में रिन्यू कर रहे हो क्योंकि आपके कोड में पॉलिसी आ गई, आप एजेंट बन गए, ठीक है। उस पॉलिसी के अंदर आपको हर साल पॉलिसी का पेमेंट कमीशन आता रहेगा, ये चीज। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। यस पंकज जी, मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। हेलो, बोलिए पंकज। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कस्टमर की पॉलिसी रनिंग में है ऑलरेडी, ए कंपनी में है, बट कस्टमर को बी कंपनी में स्विच करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? रनिंग में है लेकिन पॉलिसी। देखिए यहाँ पर ना, अगर हम मोटर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो अगर मैंने ए कंपनी में पॉलिसी चल रही थी मेरी और मैं बी कंपनी में करना चाहता हूँ तो मैं बी में ही कर सकता हूँ, ए में मैं एक्चुअली क्या है, अगर मेरे को अपने इंश्योरेंस देखो पे आपको अगर किसी की पॉलिसी करनी है और उसकी पॉलिसी एग्जांपल HDFC से चल रही है
तो आप HDFC से रिन्यू कर ही नहीं पाओगे। आपको HDFC से छोड़ के जितनी भी कंपनी है उसके अंदर आप रिन्यू कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको हमें कमीशन देना है, ठीक है। सो हमारे पोर्टल पे जब भी आप कोई पर्टिकुलर कंपनी का कोटेशन डालोगे तो वहां पर पूछा जाएगा प्रीवियस ईयर पॉलिसी कंपनी कौन सी है, प्रीवियस पॉलिसी कौन सी है, ठीक है। आपने डाल दिया मान लीजिए बजाज एलियांस, तो बजाज एलियांस की कोटेशन दिखाएगा ही नहीं आपको अगले पेज पे। तो आप अपने आप रोल ओवर हो गई ना, ए कंपनी से बी कंपनी हो गई अपने आप ही। ओके, तो उसको फिर से जो चार्जेस वगैरह है वो फिर से पे करना पड़ेगा? कौन से चार्जेस? जैसे जो कंपनी जो पॉलिसी लेने में जब उसने चार्जेस पे किया, प्रीमियम? हाँ प्रीमियम, तो उसे फिर से लेना पड़ेगा क्या? नहीं, प्रीमियम तो देखो हर केस में लेना ही है ना, चाहे वो अगर सेम कंपनी से भी रिन्यू करा रहा है वहां भी तो प्रीमियम पे कर रहा है। प्रीमियम तो हर साल पे कर रहा है, चाहे वो बजाज में कर रहा है, सेम कंपनी में कर रहा है, चाहे दूसरी कंपनी में कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि हमें मान लीजिए आपको आप लोगों को यहाँ पर कमीशन देना है, तो हमें मोटर इंश्योरेंस में रोल ओवर ही कराना पड़ता है, तभी आपको कमीशन मिलता है। हेल्थ में भी तो आपने समझा था, हेल्थ में अगर किसी कस्टमर ने पहले से कोई पॉलिसी ले रखी है और आप उसको अपने कोड में करना चाहते हो तो आपको अपनी कंपनी चेंज करानी पड़ेगी, हाँ है ना। तो सेम यहाँ पर कोई चीज है, यहाँ पर आपको देखो गाड़ी की पॉलिसी ऑलरेडी हो रखी है। अब गाड़ी की पॉलिसी हो रखी है तो मैं ए कंपनी में पॉलिसी नहीं कर सकता, मेरे को बी कंपनी में करूंगा तभी मेरे को उसका कमीशन मिलेगा। कमीशन मिलेगा, राइट। अगर मैं ए कंपनी में कर दूंगा तो पुराने एजेंट के कमीशन चला जाएगा, क्योंकि कल को वो आपके साथ भी दिक्कत है। आज मान लीजिए आपने 10 कस्टमर की HDFC से पॉलिसी कर दी, अब कस्टमर डायरेक्टली HDFC से जाके या फिर कस्टमर को मान लीजिए आप ही ने HDFC का लिंक भेज दिया और पेमेंट करा लिया, तो कमीशन आपको मिलेगा। या किसी और एडवाइजर ने उसको बोला कि भाई HDFC से करा लो, तो आपको कमीशन, तो कमीशन भी आप ही को मिलेगा क्योंकि आपका एडवाइजर कोड उसके अंदर लग चुका है। ओके, तो ये रूल है इंडस्ट्री का कि आपको पॉलिसी अगर किसी की हो रखी है तो ए से बी में कराएंगे तभी आपको कमीशन मिलता है, चाहे मोटर है। और लाइफ इंश्योरेंस के केस में तो आपको पोर्टेबिलिटी होता ही नहीं, एक बार किसी का कोड लग गया उसी के अंदर जीवन भर आपको कमीशन मिलता है। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता है? लाइफ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी नहीं होता। ओके, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू पंकज, थैंक यू। यस दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई भी व्हीकल का डैमेज हो जाता है करना चाहिए, ऐसा कोई टाइम पीरियड या टाइमलाइन है क्या? जैसे कि या तो फिर सपोज में इस साल वो क्लेम नहीं किया था किसी वजह से, अगर दूसरे साल उसको रिन्यू, क्या मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ? मतलब जो मैं क्लेम नहीं, वैसे इंडस्ट्री का रूल ये कहता है कि जब आप गाड़ी में डैमेज हुआ, जब आपको लगता है कि भाई मेरे को क्लेम लेना चाहिए, अगर ज्यादा डैमेज है तो आप कंपनी से जाके क्लेम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कस्टमर मान लीजिए डील करता है कि भाई चलो कोई नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मतलब कि 1 महीने 2 महीने डिले करता है, तो कल को क्या हो सकता है, जो आपका सर्वेयर होगा, जो आपका गाड़ी का अप्रूव करेगा क्लेम, कल को वो आपको क्या बोलेगा कि भाई देखिए आज की डेट में आपकी गाड़ी के अंदर पानी लगेगा, ठीक है, जंग लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो आपका अगर डैमेज कुछ इस तरीके से होगा तो सामने वाला सर्वेयर देखते ही बता देगा कि आपका डैमेज अभी का नहीं है, पुराना डैमेज है, तो उसके आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। बट अगर ऐसा है, अगर ऐसा हुआ है कि आपका गाड़ी में डैमेज हुआ है, तो अगर कस्टमर डायरेक्टली जाएगा कंपनी के पास और क्लेम करेगा तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, उसका जो डैमेज है वो पुराना नहीं होगा वहां से। मतलब इसका कुछ टाइमलाइन है ना? सपोज आज ही डैमेज हुआ है तो मतलब कितना दिन के अंदर उसको क्लेम करना चाहिए, ऐसा कुछ? सर एज सच कोई टाइमलाइन नहीं है। एज सच ये है कि आपका क्लेम, आपका डैमेज हुआ है तो आपको 24 घंटे के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करना है और अपना क्लेम अप्लाई कर देना चाहिए। अगर छोटा मोटा है, आपको लगता है यार कि मेरा बम्पर कहीं पे लग गया है, ठीक है, मेरे को 200 रुपये 500 रुपये लग के ठीक हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको तब क्लेम लेना नहीं चाहिए, तब आपका नुकसान होता है। उसमें 2 नुकसान होते हैं, एक तो आपको फाइल चार्ज लगता है 1000 रुपये का, ठीक है। दूसरा नुकसान होता है कि आपका जो NCB है, नो क्लेम बोनस, वो चला जाता है, डिस्काउंट चला जाता है। तो कस्टमर का अगर 1500 रुपये का, 2000 रुपये तक का भी अगर नुकसान है तो उसको बोलो बाहर पैसे देके उसको ठीक करा ले, उसमें आपको क्लेम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसको क्लेम कराना चाहिए, और मेरे हिसाब से टाइम से क्लेम कराने से बेनिफिट रहता है, बाद में कल को डिनाई ना हो जाए इस वजह से, तो ध्यान रखिए।
अच्छा, तो फिलहाल और भी देखिए, अगर वो पुराना देखिए मैं वो मेरा कार का एक रनिंग बोर्ड में क्लेम नहीं कर पाया, अभी एक इंश्योरेंस का रनिंग कर रहा है, मतलब कंटिन्यू कर रहा है, तो क्या वो पुराना डैमेज को अभी क्लेम कर सकता हूँ क्या, या ये रिजेक्ट हो जाएगा ये? सर देखो, वो कंडीशन डिपेंड करती है। अब एग्जांपल के लिए अब अगर कोई पार्ट्स है जो डैमेज होने के बाद मान लीजिए सड़ रहा है, ठीक है, अगर मान लो जैसे आपने देखा होगा कि बॉडी के पार्ट्स पे अगर कहीं स्क्रैच लग जाता है, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स पे स्क्रैच लगने के बाद थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे जैसे पानी लगेगा कुछ लगेगा तो हल्का हल्का जंग लगना शुरू हो जाता है। तो जी जी अगर है तो आपको सर्वेयर देख के ही बता देगा कि ये डैमेज आपका अभी का नहीं है, ये पुराना डैमेज है, तो उसका डिनाइल तो होना ही होना है। बट कोई पार्ट पर्टिकुलर ऐसा है, वो पार्ट आपको नहीं समझ आ रहा कि वो 1 साल के बाद या 2 महीने के बाद भी वो सेम ही है, तो उसके हो सकता है अप्रूव हो जाए। देखो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से पार्ट में उसके प्रॉब्लम होता है। तो सिचुएशन यही है कि क्लेम लेना है तो आप ले लीजिए जाके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। रमेश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। हेलो सर। जी जी बोलिए। सर अगर कोई मान लीजिए 1 साल में कस्टमर कितनी बार अगर उसका पॉलिसी का प्रॉफिट उठा सकता है? सर देखो, अगर उसने जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी लिया है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। अगर उसने जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी लिया है तो साल में 2 बार क्लेम ले सकता है, ठीक है। अगर उसने जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी लिया है तो साल में 2 बार जीरो डेप्रिसिएशन का क्लेम ले सकता है, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो 50-50 वाला क्लेम ले सकता है, ठीक है। बट मैक्सिमम कितना होगा, आईडीवी तक, आईडीवी से ज्यादा उसको क्लेम नहीं मिलेगा, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। सर 50-50 मतलब समझा नहीं सर। जैसे कि आपका जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है, जीरो डेप्रिसिएशन में मैंने बताया था कि आपको 100% मिलेगा पार्ट्स का, तो आप ऐसा क्लेम 2 बार ले सकते हो साल में। अच्छा, क्लेम जब आप लेने जाओगे तो कंपनी कहेगी आपने 2 बार जीरो डेप्रिसिएशन ले लिया, तीसरी बार आपको जीरो डेप नहीं मिलेगा, तो 50% आप पे करोगे, 50% कंपनी पे करेगी, ठीक है। ओके, मतलब 1 साल में जितनी बार भी अगर होता है, सपोज 1 साल जितनी में बार अगर भी जितनी बार भी आपको जरूरत है आप ले सकते हो, बस कंडीशन ये है कि आप आईडीवी से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, जो भी आपकी गाड़ी की करंट वैल्यू है उससे ज्यादा आप कंपनी से क्लेम नहीं ले सकते। सर उसमें कुछ टॉप अप टाइप का ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसमें ऐसा कुछ टॉप अप नहीं होता सर। टॉप अप नहीं होता। हाँ जी। ऐसा कुछ कंपनी बताइए कि जैसे अगर मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके क्लेम जो है मुझे तुरंत मिल जाए, एंड देन वो सारा पे कंपनी करे पहले, और जो भी थोड़ा जो खर्चे होते हैं, तो नॉट बोल्ट का हो गया, ग्रीस का हो गया, वो तो मैं करूंगा। लेकिन कंपनी होते, जैसे मेरे दोस्त का गाड़ी का था यहाँ पे, उन्हें सब बात कर रहा हूँ, तो उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो उनके वहाँ पे जब उसने वहाँ पे बोला कंपनी को, जब ये किया तो कंपनी वाले 5 दिन 6 दिन 7 दिन के बाद वहाँ से आए, तब गाड़ी तो गैरेज में जाके रहा वहाँ पे। उसके बाद उन लोग ये किए, उसके बाद उन कंपनी ने कहा कि आप लोग पहले पेमेंट कर लीजिए, देन उसके बाद आप गाड़ी को बाद में उसका जो भी पेमेंट बनता है अब हमें एक बिल दे दीजिएगा, हम उसको पे कर देंगे। अच्छा, नहीं तो ऐसा हो सकता है, देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आज के डेट में अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी का मतलब आपका क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे, मतलब क्या था, आप उन्होंने क्लेम बाद में दिया था, रिम्बर्समेंट दिया था, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, मतलब कंपनी ने जब ये किया कि पहला पेमेंट जितना होता है गाड़ी का वो आप कर, उसके बाद आप जितने बिल्स हैं वो हमें सबमिट कर दीजिए, हम उसके पैसे आपको पे कर देंगे। हाँ तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि कंपनी के टाई अप में अगर नहीं है वो शोरूम, ठीक है, तो आपको पहले पे करना पड़ेगा, फिर रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। नहीं सर, पे मतलब अगर, हाँ चलिए सर, अगर नॉर्मली 20-25 या 50,000 का खर्चा है तो कंपनी खुद कर देता है। अगर गाड़ी का सीवियर हुआ है, अगर 2 लाख 4 लाख या का खर्चा वो आएगा तो कस्टमर उसमें तो नहीं कर सकता ना सर, तो प्रॉब्लम होता है, प्रोसीजर में भी टाइम टेकिंग लगता है सर। नहीं वो तो ठीक है, बट उस केस में फिर क्या है कि कस्टमर को रिकमेंड करना चाहिए कि भाई आप कैशलेस वाले शोरूम पर अपनी गाड़ी ले जाइए। कैशलेस वाले से। हाँ, क्योंकि कस्टमर अगर पे नहीं कर सकता तो ऑब्वियस सी बात है, देखो कंपनी का टाई अप नहीं है,
अब इंडिया के अंदर कितने सारे शोरूम ऐसे भी होंगे जहां पर कस्टमर कंपनी का टाई अप नहीं है, ठीक है, बट जिस शोरूम पे टाई अप है वहां ले जाइए और वहां जाके कंपनी से क्लेम आप कैशलेस क्लेम कर सकते हैं। नहीं सर, अगर गाड़ी का शोरूम तो मतलब अगर टाउन के अंदर कोई गाड़ी है तो ठीक है, कुछ गाड़ी रूरल के अंदर भी होते हैं सर, क्योंकि उन लोग टाउन तक नहीं ला सकते सर, क्योंकि डिस्टेंस बहुत हो जाता है, कम से कम 150-200 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। सर तो उसमें फिर देखो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए रिम्बर्समेंट में ही जाना है और वहां पर कैशलेस नहीं है उस शोरूम के पास, तो रिम्बर्समेंट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, हाँ, रिम्बर्समेंट और कैशलेस में यही है थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर यही देखा जाता है कि भाई रिम्बर्समेंट है या फिर कैशलेस है। शोरूम के पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप फिर कैशलेस में रिम्बर्समेंट में जाइए। नहीं सर, ऐसा कोई मतलब जो भी जितनी पॉलिसी है, ऐसा कुछ पॉलिसी है जिसमें डायरेक्टली कंपनी पे करे पहले? सर पॉलिसी, सारी पॉलिसी ऐसी है जिसमें कैशलेस मिलता है, बट शोरूम के ऊपर आपका कैशलेस फैसिलिटी है नहीं है वो देखना होता है। कल के पोर्टल ट्रेनिंग में वैसे आपको मैं बताऊंगा कि कैशलेस गैरेज कैसे देखने होता है किसी भी लोकेशन के, वो आपको दिख जाएगा, कल मैं बता दूंगा आपको। ओके सर, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। ओके रमेश जी, थैंक यू। यस दिशांत, मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। हाय सर, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग, बताइए। सर एक केस होता है कि जब भी कार का एक्सीडेंट होता है, राइट, तो उसमें टो चार्जेस डेफिनेटली कस्टमर प्रेफर करता है कि क्रेन के थ्रू उसे टो करा जाए, राइट। सो वो ठीक जो है। टो चार्जेस होते हैं, तो उसकी जो टो की जो स्लिप होती है, तो उसका रिएम्बर्समेंट का क्या प्रोसेस रहता है? वो हर एक इंश्योरेंस कंपनी उसको रिएम्बर्स करती है या नहीं करती है? उसका अलग से कोई एड ऑन होता है? सर उसका एड ऑन होता है जिसको हम बोलते हैं रोड साइड असिस्टेंस, ठीक है। ओके, दैट कम्स इनटू रोड साइड असिस्टेंस। ओके। हाँ, अगर किसी ने रोड साइड असिस्टेंस लिया है और उसकी गाड़ी हाँ खराब हाँ। होती है और वो टो करा के किसी भी वर्कशॉप तक अपनी गाड़ी ले जाता है, ठीक है, ओके। वहाँ पर उसको पे भी करने की जरूरत नहीं होती। आज की डेट में कंपनी कैशलेस सर्विस प्रोवाइड करती है। मैं आपको ओके। खुद का एग्जांपल बताता हूँ। हम्म। तो 2 साल पहले मेरी गाड़ी रोड पर खराब हो गई थी। मैंने कंपनी को कॉल किया, कंपनी की तरफ से वहां पर टो करने वाला जो वो रहता है ट्रक टाइप से, वो मेरे पास आया और गाड़ी को टो करके वर्कशॉप तक ले गया। मेरे को 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस उन्होंने मेरे को स्लिप बना के दिया था कि आपकी इस लोकेशन से लेकर इस लोकेशन तक हम आपकी गाड़ी लेके गए और इतना किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है यहाँ पर इस केस में, अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, तो हो सकता है आपको पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़े, क्योंकि कंपनी क्या कहती है कि आपका 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के एरिया तक ही हम आपका टो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इससे ज्यादा होगा तो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज हमें बस ध्यान रखनी पड़ती है। अगर कोई रिमोट एरिया में है या कोई बहुत दूर एरिया में है, किसी हाईवे पे अगर गाड़ी का ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है और वो शोरूम तक या वर्कशॉप तक लेकर जाते हैं, तो उस केस में आपको बैलेंस पेमेंट करना पड़ सकता है। 100% उसमें आपको टो का पैसा नहीं मिलेगा, राइट। दीक्षांत जी, मैंने आंसर कर दिया, एक बार आप चैट पे कंफर्म कर दीजिएगा। यस दीपक जी, बताइए। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि देखिए, जो क्लेम करने का प्रोसेस क्या होता है? सपोज मेरा जनरल मतलब सपोज छोटा मोटा डैमेज हुआ है, तो उसका प्रोसेस अलग रहता है, या सीवियर डैमेज हो गया तो उसका प्रोसेस अलग रहता है? मतलब इसका तरीका क्या होता है, जैसे कि हम जो डॉक्यूमेंट्स क्या लगना चाहिए? सर प्रोसेस की मैं बात करूं तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर मेरी गाड़ी के अंदर कोई भी डैमेज हुआ है, मैं शोरूम के पास जाऊंगा। शोरूम के पास जाने के बाद पहले तो हमें ये देखना है कि भाई वहाँ पे कैशलेस बेनिफिट है, नॉन कैशलेस है, मतलब कि रिम्बर्समेंट है। तो वो आज की डेट में ऑनलाइन चेक कर सकते हो, उसके बाद उस शोरूम के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी शोरूम पे गया, वहाँ पर कैशलेस बेनिफिट है, उसके बाद मैं वहाँ पर सर्वेयर को या जो भी एग्जीक्यूटिव होगा उनको मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को अपनी गाड़ी का क्लेम करना है ना, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, जो भी हमने बताना था वो हमने बताया। उसके बाद मेरे को अपना आरसी कॉपी, पॉलिसी कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, और इसके अलावा अगर कोई पुलिस केस है तो एफआईआर की कॉपी, ये सारी डिटेल मेरे को वहां पर देनी पड़ेगी, ठीक है। कंपनी को इन्फॉर्मेशन जाएगी, कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे शोरूम वाले, और उसके बाद वहां से 1 दिन में 2 दिन में आपके पास सर्वेयर आएगा और सर्वेयर आपकी गाड़ी को चेक करेगा कि भाई आपकी गाड़ी में क्या डैमेज हुआ है, क्या डैमेज नहीं हुआ, मतलब कि कितना लॉस आपकी गाड़ी में हुआ है, ठीक है।
सर्वेयर आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करके आपकी गाड़ी का क्लेम बता जाएगा कि भाई इतना आपका अप्रूवल हो जाएगा, और हो सकता है कुछ पार्ट्स जैसे कि कंज्यूमेबल नहीं लिया या कुछ पार्ट आपने नहीं लिया तो उसका कवर आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो सर्वेयर आपको एस्टिमेट दे जाएगा कि भाई आपका 20,000 का खर्चा था और हम आपको 15,000 का पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आपका जब अप्रूवल आ जाएगा, तो अप्रूवल आने के बाद शोरूम वाले, वर्कशॉप वाले आपकी गाड़ी का रिपेयर शुरू कर देंगे, और शुरू होने के बाद आप अपनी गाड़ी का रिपेयर होने के बाद बिल पेमेंट करके वहां पर जो 15,000 रुपये मान लीजिए कंपनी का था, तो कंपनी वर्कशॉप को पे कर देगा, और बैलेंस अमाउंट आप 5,000 रुपये पे करके अपनी गाड़ी को लेकर वापस आ सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। अब रिम्बर्समेंट के केस में क्या होगा, रिम्बर्समेंट के केस में आपका सर्वेयर तक ठीक है, बट कंपनी आपका अप्रूवल कर देगी, आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा सारा का सारा 20,000 रुपये, और उसके बाद जो बिल होगा ओरिजिनल बिल, वो सारे बिल्स वगैरह आपको कंपनी को भेजने पड़ेंगे, और 15 से 20 दिन बाद आपको उसका पैसा आपके खुद के अकाउंट में आ जाएगा। उसमें आपको क्लेम फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका इसके अंदर क्या कहते हैं आरसी कॉपी, पॉलिसी कॉपी, और अगर एफआईआर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो वो सारी चीजें आपको लगा के भेजनी पड़ेगी, और आपका क्लेम प्रोसेस होके आ जाएगा। ये प्रोसेस होता है इसमें। अच्छा, और एक बात देखिए सर जी, क्वेश्चन ये था, सपोज वो जो ओनर है जिसके नाम पे व्हीकल है, तो उसी के नाम पे ही जो आरसी कॉपी जिसके नाम पे है, तो उसी के नाम पे ही इंश्योरेंस होगा। तो अगर वो अनेबल है, सपोज वो इंज्योर हो गया या कुछ उसका वो नहीं कर सकता, वो क्लेम के नहीं कर सकता, सपोज वो मेडिकल में एडमिट हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो उसके लिए वो उसको ऑथराइज कर सकता है कि आप मेरे लिए जाओ, तो क्या ये सब क्लेम करने के लिए किसी दूसरे आदमी को क्या वो भेज सकता है? वो उसको नॉमिनेट कर सकता है, बट देखो सर्वेयर क्या देखेगा, भाई जिसके नाम से गाड़ी है उसको बुला कर लाओ। देखो कई बार क्या होता है, कुछ लोग ना यहाँ पर, मैं आपको मतलब कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ होता है, कई बार लोग फ्रॉड भी करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में मान लो किसी जिसके नाम से गाड़ी है उसकी डेथ हो रखी है, ठीक है। डेथ होने के बाद कई बार लोग सोचते हैं यार डेथ हो गई, ठीक है नाम ट्रांसफर करा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार थर्ड पार्टी का क्लेम आ जाता है या खुद की गाड़ी का क्लेम आ जाता है, तो सर्वेयर ये बोलेगा यार मेरे को उस पर्सन से मिलवाओ जिसके नाम से गाड़ी है। तो क्योंकि एक्चुअल में सारा रिस्क उसी पर्सन का है जिसके नाम से गाड़ी है, आपको पता ही है ना। तो अगर ऐसा है, मेडिकल प्रॉब्लम अगर हो जाता है जेन्युइन, तो सर्वेयर को आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, भाई इस के अंदर आपका हॉस्पिटल में पर्सन एडमिट है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ है, आपको दिखाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, देन उसके बाद आपका क्लेम वगैरह अप्रूव हो सकता है। अच्छा, तो उसी केस में वो किसी को ऑथराइज करके वो और हॉस्पिटल का उनको ऑथराइज करके आप उनको क्लेम ले सकते हो। ओके, ये चीज ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। राजकुमार जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। हेलो, हाँ सर जी बोलिए। जैसे कि अभी ये सब तो हो गया प्राइवेट व्हीकल लोग का ना सर, पर्सनल व्हीकल, और जैसे कि गवर्नमेंट व्हीकल लोग का, उसका क्या प्रोसेस, उसका क्या प्रोसेस है ना सर। जैसे उन लोगों को भी हम लोग इंश्योरेंस देना हो, वो लोग का तो खुद का वर्कशॉप होता है, सर्वेयर होता है, ब्रांच होता है ना सर। किस चीज का, गवर्नमेंट का आप बोल रहे हैं? जी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने व्हीकल हो, अगर हम लोग को देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर आप पॉलिसी करना चाहोगे ना, तो आप देखोगे कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपकी गवर्नमेंट गाड़ियों की पॉलिसी करते नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो भी पॉलिटिशियन होते हैं या इन तरीके के होते हैं, तो उनकी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ पर कर सकते हो, गवर्नमेंट कंपनीज में कर सकते हो। कुछ कंपनियां करती भी हैं, अगर आप पोर्टल पे चेक करोगे तो आपको मिल भी जाएगा ऑप्शन। लेकिन आप ये देखोगे जो इस तरीके की गाड़ी होती है वीआईपी नंबर्स की या कुछ इस तरीके की, उनका इंश्योरेंस सिर्फ गवर्नमेंट कंपनियां करती हैं। और गवर्नमेंट कंपनियां इंडस्ट्री के अंदर 4 है, न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल एंड यूनाइटेड। ये 4 कंपनियां हैं, न्यू इंडिया, नेशनल, यूनाइटेड और ओरिएंटल। ये 4 कंपनी गवर्नमेंट की है। इन चारों कंपनी के अलावा उन स्पेशल नंबर का इंश्योरेंस कोई नहीं करेगा। ये चीज है। अच्छा, जैसे कि वो कोई बंदा हो, जैसे कि वो खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता, हाँ, तो उसको सर उसका तो कर ही सकते हैं ना, उसका कोई इशू नहीं है, उसका तो कर सकते हैं ना सर। हाँ हाँ, नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस। और सर जैसे कि हम लोग का इधर तो बहुत रिमोट एरिया है, बहुत ज्यादा मतलब आपका प्रो एरिया है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तो उसमें जैसे कि गाड़ी वाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है,
इतना नीचे गिर गया हो, जैसे कि दिखाई ना पड़ता हो, दिखाई भी नहीं पड़ता है ना कभी कभी, और वो गाड़ी को वापस भी नहीं ला सकता है, तो उस केसेस में और उसका इंश्योरेंस कर सकता है, किस तरह से उसको मिलेगा क्लेम? आप उसकी बात कर रहे हैं ना पहाड़ी इलाके में? जी, पहाड़ी इलाके। ठीक है, Exactly, sir. देखो अगर कई बार ऐसा होता है पहाड़ी इलाके से गाड़ी नीचे डैमेज हो जाती है, गिर जाती है, जी, तो कहीं ना कहीं तो देखो पहली चीज मिलेगी, गाड़ी का जो पार्ट है कुछ ना कुछ तो दिखेगा, मिलेगा। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर मान लो ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो उस जी, केस में पहले तो हम कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, क्लेम के लिए डालेंगे, उसके जी, बाद पुलिस एफआईआर करेंगे, वो सब चीजें करेंगे। पुलिस उसका एक्चुअल में रिपोर्ट निकालेगी, भाई उसका हुआ क्या है, ठीक है, गाड़ी नीचे गिर के जल गई, आग लग गई या फिर वो डैमेज हो गई है, ठीक है। उसके बाद वो जी, जी, रिपोर्ट्स वगैरह पुलिस को अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है, कंपनी के जी, पास। जी, जब वो पुलिस अपनी जो रिपोर्ट है वो कंपनी के पास सबमिट करती है, कंपनी को वेरीफाई करके आपका क्लेम प्रोसेस करती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर कुछ ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस केस में इसीलिए पुलिस वालों को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो उसके बाद आपको क्लेम वगैरह मिल जाता है इन सब चीजों से। अच्छा। और सर ये इंजन कवर का कुछ बता दीजिए था, आगे ठीक से नहीं सुना था इंजन कवर का। इंजन कवर सिंपल है, अगर मान लो आपने इंजन कवर नहीं लिया हुआ तो नॉर्मल केस में हम इंजन में पानी चला जाए, सीज हो जाए, ठीक है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपने इंजन कवर लिया हुआ है और उसके अंदर गलती से किसी तरीके से पानी चला जाता है, ठीक है, कई बार अंडर पास में हम जाते हैं, कुछ होता है तो पानी एकदम चला जाता है, तो उसके अंदर इंजन सीज हो सकता है, तो इंजन सीज हो गया तो आपको उसका क्लेम मिल जाएगा अगर आपने इंजन कवर एड ऑन लिया हुआ। अच्छा, वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा, न्यू इंजन हो? वो कंपनी के ऊपर है, रिप्लेस करके दे, रिपेयर करके दे वो, लेकिन ठीक करके देंगे आपको। जी, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, ओके जी। यस रमेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। रमेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी। सर मेरा सवाल ये है, हाँ जी। मान लीजिए कि शोरूम से गाड़ी लेता हूँ, ठीक है ना सर? ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सर अभी सर शोरूम से गाड़ी लेता हूँ, जैसे मैं कुछ बाहर शॉप में, जैसे कुछ अभी आपको भी पता है बहुत सारे कार एक्सेसरीज शॉप है सर। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। वहां से मैं कुछ सामान लगाता जी सर, शोरूम से गाड़ी लेता हूँ, लेने के बाद मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वहाँ पे फिटिंग करता हूँ। ठीक, अगर गाड़ी में कुछ वायरिंग भी कट होते हैं सर, अगर गाड़ी में कभी कभी आग भी लग जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर? पॉलिसी कवर होते हैं या कुछ सर देखो, प्रॉब्लम्स आते हैं? उसमें पॉलिसी कवर होगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे केस में, अगर आग लग जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि आपने सुना होगा कि भाई अगर आप बाहर से कुछ काम कराएंगे या आपने पर्टिकुलर इंजन खुलवाया या कोई और पार्ट आपने चेंज कराने की कोशिश करी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो कल को क्या है, कंपनी आपको बोलेगी भाई आपने काम बाहर से कराया था तो ये आउट ऑफ वारंटी होगी, मतलब हम इसको कवर नहीं करेंगे, है ना। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपको वो पर्टिकुलर चीज का क्लेम ना मिले या उसको कवर ना करे कंपनी। तो जब भी हम एसेसरीज की बात करते हैं तो आप ऊपर ऊपर के जो एसेसरीज हैं, ठीक है, जैसे कि मड फ्लैट हो गया, ठीक है, और आप अंदर का मैट होता है वो आप लगवा सकते हो, सीट कवर्स वगैरह लगवा सकते हो, तो ये वाले जो एसेसरीज होते हैं वो तो आप लगवा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई बल्ब से रिलेटेड वो है, चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आप चेंज ना कराएं तो उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। नहीं सर, वो तो कम से कम तो 90% गाड़ियों में तो सर चेंजेस होते हैं, जैसे आपके म्यूजिक सिस्टम हो गए सर, आजकल एंड्रॉइड के सिस्टम निकले हुए हैं। म्यूजिक तो सिस्टम तो कंपनी कवर करती ही नहीं है क्लेम के अंदर। वो ये नहीं करेगी, बट उसके हाँ। कारण वायर कट होते हैं सर, जैसे हाँ। आपके लाइट आइटम, कुछ लोग लाइट कुछ चेंजेस करते हैं सर, ठीक जैसे है। आपके गाड़ी में कुछ लाइट देते हैं, थोड़ा कम आता है तो उसके बदले में कुछ वो HID लाइट लगाते हैं सर। ठीक है। कुछ रियर व्यू में पीछे के बैक देखने के लिए 2 कैमरा लगाते हैं, आगे और पीछे के लिए, जो सारे कनेक्शन किया जाता है सर बैटरी में, ठीक है ना सर? तो ठीक है। कभी कभी ये होते हैं सर, कुछ कनेक्शन कहीं पे उल्टा पुल्टा कनेक्शन भी हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी गाड़ी में आग भी लग जाता है सर। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बट ऐसे कंडीशन में अगर आपने कोई पर्टिकुलर पार्ट अगर गाड़ी का आपने ओपन कराया और वो आउट ऑफ वारंटी चला जाता है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब वो देखना पड़ेगा, जैसे कुछ चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है, आपने तार काटा तो नॉर्मल तार काटा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने मान लीजिए पूरा
इंजन खोल लिया या पूरा सारा कुछ आपने उसका सिस्टम जो है वो ओपन कर लिया, ठीक है, तो हो सकता है उस केस में कंडीशन कंपनी आपको कवर ना करे, क्योंकि वहां पे जब भी हम कोई भी पार्ट यूज करते हैं, कोई भी चीजें यहाँ पर यूज करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं सील वगैरह कुछ लगा रहता है। अगर हम कंपनी की वो सील को तोड़ देंगे तो उसके बाद अगर वो चीजें हमारे को क्लेम में जाएंगे तो उसका पार्ट का कवर नहीं मिलने वाला आपको। अच्छा हाँ जी, आउट जी ऑफ सर। नहीं जाना चाहिए आपका पर्टिकुलर पार्ट ना। ऐसा जैसे मैं खुद ही एसोसिएट मार्केट में हूँ सर, अच्छा, ठीक है ना, तो हम लोग तो इस लाइन में लगते रहते हैं सर, क्योंकि बहुत लोग म्यूजिक सिस्टम लगाते रहते हैं, हेडलाइट लगाते रहते नहीं हैं। वो चीज़ है, बट आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे यहाँ इसमें ना 2 ऐड ऑन कवर और होते हैं, तो वो हम एक बार कल समझेंगे। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज और नॉन इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, जो आप कल अभी बात कर रहे हो, तो उसके जी अंदर भी हम एक्स्ट्रा कवर ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई कल को मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है अगर वो डैमेज हो जाता है तो मैं इतना क्लेम ले सकता हूँ, इतना मैं बेनिफिट ले सकता हूँ, ठीक है। ऐसी नॉन इलेक्ट्रॉनिक अगर एसेसरीज की बात करें तो उसका भी हम कवर ले सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। तो कल, ऐसे हाँ जी सर। बोलिए बोलिए। जैसे सर मैंने गाड़ी में मेरे कंपनी के म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हैं सर, मुझे वो म्यूजिक सिस्टम पसंद नहीं है क्योंकि वो प्लेन वाला होते हैं, मुझे एंड्रॉइड वाला लगाना है, तो देन वो तो मैंने खोल के नया लगा दिया, उसमें क्या क्लेम मिलेंगे क्या सर, जो एड ऑन करने के लिए आप बोल रहे हैं? किस चीज को? जैसे गाड़ी में सर, मेरा गाड़ी में अगर मैं लगाया हूँ कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम आए हैं, ठीक है, तो मुझे पसंद नहीं लगा, मैंने एंड्रॉइड वाला सिस्टम लगा लिया, ठीक है। तो दूसरा मार्केट में जो मिलता है कंपनियों का, सोनी, जेबीसी, पायनियर, तो हम्म उनके सिस्टम मैंने वहाँ पे ऐड किया, तो हम्म उसमें से वायर होते हैं, कभी कभी कुछ वायर को कट करना पड़ता है सर, हम्म तो उसको लगा के बाद, उसके बाद जो आप बोल रहे हैं कि ना कल बताएंगे जो ऐड ऑन करने के लिए, क्या एक्सेसरीज का उसमें ऐड होता है सर, उसके क्लेम मिलेंगे? मेरे हिसाब से देखो, एसेसरीज में ना वो सब चीजें नहीं आएंगी आपकी, कि वायरिंग वगैरह का क्लेम तो खैर नहीं मिलता नॉर्मली अगर हम बात करें। इलेक्ट्रॉनिक में जैसे कि आपने मान लीजिए आपने म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में आएगा, एक्स्ट्रा एड ऑन लेके आप कर सकते हो उसको कवर। इसके अलावा मान लीजिए आपने एम्पलीफायर लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो चीजें हम कवर कर सकते हैं। या आपने फॉग लैंप एक्स्ट्रा लगवा लिया, ठीक है, या आपने और ऐसा लाइट लगवा लिया कोई दूसरे कलर का, वो आपका कवर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी और आपकी वायरिंग वगैरह कवर नहीं होती, ठीक है। और कल को अगर उससे आग लग जाए, कुछ हो जाए और आपका फॉल्ट निकलता है कि भाई इसकी वजह से हुआ था, तो कल को कंपनी उसका डिनाई कर सकती है। अदरवाइज आपको उसका क्लेम तो मिल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आग लग जाए, पूरी गाड़ी डैमेज हो जाती है, तो उसका तो फॉल्ट पता ही नहीं लगेगा किस वजह से हुआ है ना, तो उस केस पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको क्लेम वगैरह मिल सकता है उसमें। ओके सर। ठीक है, ये सर। ओके, थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। और फाइनली आज हमने सीखा ये सारी चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से हम इन सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा ले सकते हैं। एंड अब हम सीखेंगे कल के वेबिनार में कि हम किस तरीके से पॉलिसी लॉगिन कर सकते हैं और कैशलेस गैरेज कहाँ से कैसे ढूंढ सकते हैं, और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, ऑन डैमेज पॉलिसी कैसे आती है, कस्टमर के साथ कोटेशन कैसे शेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम कल के वेबिनार में सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। अगर आपने डिजिटल विजिटिंग कार्ड का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने डिजिटल विजिटिंग कार्ड का एक वीडियो बनाया जिसमें आप अपना खुद का कस्टमाइज विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं और उसको लोगों के साथ शेयर करके अपनी मार्केटिंग करना शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। और मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बोलता हूँ कि आपको वेबिनार कैसा लगा, आप इसका वेबिनार का रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, सो थोड़े टाइम के अंदर आपको इसका वीडियो रिकॉर्डिंग जो है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप दोबारा से सेशन कंप्लीट देख सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एंड फाइनली मैं दीपक जी का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। दीपक जी बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन था? तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जनरल इंश्योरेंस में कौन सा कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा, कौन सा कंपनी अच्छे से सेटलमेंट कर देता है जल्दी से, या इंडिया में कौन सा कंपनी अच्छा करता है, इसलिए क्लेम सेटलमेंट कौन सी कंपनी का बेटर है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? कौन सा कंपनी बेटर है और किसका? वैसे मार्केट में अगर हम नाम की बात करें तो काफ़ी कंपनी है वैसे तो। आप डिजिट कंपनी है, एचडीएफसी है और आईसीआईसी है, इफ्को टोक्यो है।
एडलवाइज ठीक है, बट एडलवाइज में अभी कैशलेस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर हम बात करें रिलायंस कंपनी ठीक है, फ्यूचर जनरली ठीक है, मतलब अगर हम बात करें ओवरऑल सारी कंपनियां ठीक है, कंपनियां सारी क्लेम देती हैं अगर आपका क्लेम जेन्युइन है। बट 3-4 कंपनियां ऐसी हैं मार्केट में जो पुरानी हैं और नाम उनका अच्छा चलता है, आईसीआईसी, एचडीएफसी, इफ्को टोक्यो, डिजिट, तो ये सारी कंपनियां आपकी बेटर है बाकी कंपनियों से। अच्छा, इसका सेटलमेंट भी इजीली हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आता आपको इसमें। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक है, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, अपना वेबिनार खत्म करते हैं, और कल के वेबिनार में हम सीखेंगे पोर्टल ट्रेनिंग के बारे में, और आप लोगों के साथ बात करके काफी अच्छा लगता है मुझे। और फाइनली हम बात करेंगे कल के वेबिनार में, और इसका रिकॉर्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़े टाइम के अंदर आपको इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे कल के सेशन में पोर्टल ट्रेनिंग के साथ, और कोई भी आपका डाउट रहता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हो। एंड फाइनली कल के वेबिनार में भी हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच एंड बी सेफ, बी इन शॉर्ट। अब हम मिलेंगे कल के वेबिनार में, सेम टाइम 6 बजे। थैंक यू सो मच।